हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह। एज इन ये आप किताब से आप फेमिलियर तो होंगे ही, इनकेस अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार एसएससी का या फिर बिहार दरोगा का किसी का भी तैयारी कर रहे हो, तो देखो ये एज इन किताब को आप एज एन रिविजनल पर्पसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। रिविजनल नहीं, आप इसको एज एन टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा बुक है, ठीक है। ये बेसिकली आप देखोगे तो ये एडिटोरिया का है, ये एडिटोरिया पब्लिकेशंस का है। ये पीडीएफ मुझे एज एन इंडियन भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, वहीं से मुझे टेलीग्राम से मिला था, तो मैंने सोचा इसको डिलीवर कर दूँ। बुक मेरे पास एज़ इन पर्सनली है, पर मैंने उसका पीडीएफ बनाया था, वो इतना सही से नहीं बना था। इसका पीडीएफ ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या-क्या डिस्कस कर लिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बिहार के जनरल इंट्रोडक्शंस को डिस्कस कर लिया है। हिस्ट्री ऑफ बिहार एज़ इन एंशिएंट और मिडिवल डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग एज़ इन इस चैप्टर का लास्ट भाग में, जो कि मॉडर्न बिहार है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एज़ इन पार्ट बाय पार्ट मैं पहले ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ ला रहा हूँ। उसके बाद कुछ दिन में एज़ इन जब यहाँ पे इसका जब सारा रिकॉर्डिंग हो जाएगा, तो मैं इसको एक सिंगल वीडियो में भी कन्वर्ट करके आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एज़ इन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है। मॉडर्न बिहार में आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है कि अराइवल ऑफ यूरोपियन यूनियन होता है। क्या होता है? सबसे पहले एज़ इन कंपनी, यूरोपियन ट्रैवलर वो आते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूरोपियन कंपनी सबसे पहले जब आते हैं, उसके बाद ट्राइबल का रिबेलियन होता है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि अगर कंपनी आएगी और उसके अगर ज़मीन में हस्तक्षेप होगा, तो ज़ाहिर है कि वहाँ के ट्राइबल पीपल जो हैं वो उनको रिलक्टेंट होंगे ही, वो बोलेंगे कि नहीं हमारे ज़मीन में मत आओ। तो यहाँ पे बहुत सारा रिबेलियंस होंगे, तो रिवोल्ट होगा 1857 का। और बिहार में उससे क्या इफेक्ट होता है, बिहार में मतलब रिवोल्ट का क्या कारण रहा है और किस तरह का रहा है रिवोल्ट, वो हम लोग देखेंगे। फिर नेशनल मूवमेंट देखेंगे, साथ ही साथ बिहार में क्या मूवमेंट रहा है, उस नेशनल मूवमेंट का बिहार में क्या असर पड़ा है। फिर हम लोग देखेंगे किस तरह बिहार का फॉर्मेशन हुआ है और सेपरेट बिहार किस तरह फॉर्म किया है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कंपनी वाइज या फिर कंट्री वाइज अगर हम लोग देख लेते हैं, तो अगर मान लो आप देखोगे यूरोपियन कंपनी जो सबसे पहले आता है पोर्चुगीज। तो आप लोगों ने ऐसे सुना होगा कि वास्को डी गामा जो 1498 को एज एन कोचिंग में ही आ गए थे, लेकिन वो हम लोग को नहीं जानना है, ठीक है। बस एज एन आप ये जान लो कि इंडिया में पहले कौन आया था और यहाँ पे बिहार में पहले कौन आया था, बिहार में क्या उसका असर रहा था, ये सब कुछ जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे पोर्चुगीज में, तो पहला यूरोपियन कंपनी जो बिहार आया था वो भी पोर्चुगीज था। और पहला यूरोपियन कंपनी जो एज इन इंडिया में आया था, वो भी पोर्चुगीज ही था, जो बेसिकली यूज़ करता था ट्रेड करने के लिए। और ट्रेड कैसे होता था? बोट के जरिए, नाव के जरिए होता था, हुगली से और टू पटना। ये बेसिकली यूज़ किया जाता था एज एन साल्ट पीटर। साल्ट पीटर एज एन आप लोगों को पता होगा ना, क्या बोलते हो, कारतूस बोलते हैं क्या? सॉल्ट पीटर या फिर कॉटन क्लोथ, फिर प्रोसिलीन्स, यूटेंसिल्स और स्पाइसेस जो है एज इन मसाले जो होते हैं, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट किया जाता था एज एन पटना से। कहाँ से? पटना से, हुगली टू पटना। उसके बाद दूसरा कंपनी जो था वो डच था। डच जो है एज इन होलैंड या फिर नीदरलैंड आप जान सकते हो। ये पहला सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हाउस था जो कि पटना में था, वो स्टैब्लिश करता है डच के द्वारा। मतलब पहला, अगर आपको ये ध्यान रखना है कि पहला सिस्टमेटिक तरीके से, ढंग से एज एन कोई एक सेट ऑफ रूल्स रहता होगा, सिस्टमेटिक तरीके से कोई अगर ट्रेडिंग स्टैब्लिश करता है, ट्रेडिंग हाउस अगर स्टैब्लिश करता है, तो वो एज इन डच था, ठीक है। डच जो है बेसिकली 1632 में डच स्टैब्लिश करता है अपना ट्रेडिंग सेंटर पटना में। कब? ट्रेडिंग सेंटर जो है वो 1632 में पटना में सेटअप करता है, नॉर्दर्न बिहार, नॉर्दर्न बिल्डिंग ऑफ पटना कॉलेज। और डच जो है बेसिकली इंटरेस्टेड है इन कॉटन, टेक्सटाइल और सॉल्ट पीटर में। तो पोर्चुगीज का आप देखोगे सॉल्ट पीटर स्पाइसेस करता था, और यहाँ पे आप देखोगे डच जो 1632 में आता है बिहार में, और बेसिकली किस पे ध्यान रखता है? कॉटन, टेक्सटाइल्स और सॉल्ट पीटर में। अब आते हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश जो है स्टैब्लिश करते हैं अपना ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे? अलामगंज, पटना में। और डच कहाँ सेटअप कर रहे थे? तो डच जो है बेसिकली यहाँ पे आप देखो पटना कॉलेज, ठीक है, प्रीवियस या फिर नॉर्दर्न बिल्डिंग ऑफ पटना कॉलेज। और यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो अलामगंज, पटना में, जो कि 1620 एडी में। और डच कब था? 1632 एडी में, ठीक है। आपको ये सब ध्यान रखना होगा, थोड़ा डेट को आपको पता होना चाहिए। बेसिकली देखोगे ये क्लोज किया गया था इन 1621। उसके बाद दे गॉट अ रियल सक्सेस इन एस्टैब्लिशिंग द ट्रेडिंग सेंटर इन 1651। इसीलिए जो है रियल सक्सेस के कारण ना ये 1620 वाला नहीं गिना जाता है, क्योंकि देखो 1620 में स्टार्ट होता है और 1621 में बंद हो जाता है। तो उसके बाद तो फिर बेसिकली डच जो ही वही रूल करते हैं। तो इसीलिए ब्रिटिश का आप ऐसे याद रख सकते हो, 1651 में बेसिकली वो आते हैं। ब्रिटिश ट्रेवलर एज इन पीटर मुंडी। कौन? पीटर मुंडी। इनका नाम आपको बिल्कुल कंठस्थ याद रहना चाहिए। पीटर मुंडी जो है, एक मिनट, पीटर मुंडी जो है बेसिकली ये विजिट करते हैं बिहार को 1632 में, और इसी टाइम में डच भी आए थे। तो ही सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड हियर, मतलब वो देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, और डच कंपनी डूइंग द बिजनेस, डच यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। इंस्पायर्ड बाय डच, मतलब उससे एज इन प्रेरित होके ब्रिटिश जो है एज इन क्या करते हैं, गेव
प्रायोरिटी टू ट्रेड इन बिहार। उसके बाद फैक्ट्री जो स्टैब्लिश कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, करंटली फंक्शन होता है एज अ गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे ऑफिस, जो कि गुलजार बाग पटना में लोकेटेड है। ये किन के द्वारा सेटअप किया गया था? ये बेसिकली आप देखोगे तो ये फैक्ट्री जो है वो ब्रिटिश के द्वारा, किन के द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा सेटअप किया गया था। उसके बाद डेन्स आती है ना, डैनिश आप याद रख सकते हो। डैनिश कंपनी जो है बेसिकली स्टैब्लिश करती है अपना फैक्ट्री कहाँ पे? नेपाली कोठी पटना में। ठीक है, यहाँ पे और आलमगंज में कौन कर रहा था? ये ब्रिटिश कर रहे थे। पटना कॉलेज में कौन कर रहा था? डच कर रहा था। और डैनिश में कौन कर रहा था? नेपाल कोठी में कर रहा, हाँ नेपाल कोठी में, जो कि पटना में इन 1774। वहीं 1751 1651 में कौन कर रहा था? ब्रिटिश कर रहे थे। 1632 में कौन कर रहा था? डच कर रहे थे। ऐसे याद करना होगा भाई। ठीक है, नहीं तो कोई मतलब ऐसे ना, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, तो आपके टिप ऑफ द टंग में सब डेटा रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ आंसर करना खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो, मुगल रूलर फारूक सियार, जो हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था, फारूक सियार अपना कोरोनेशन जो है और शाह आलम टू दोनों ने करवाया था पटना में। तो फारूक सियार, जिनका टाइम पीरियड 1713 से लेकर 1719 एडी तक था, उन्होंने परमिशन दिया था ब्रिटिश को कि आप ट्रेड कर सकते हो बंगाल और सूरत में, और यूज कर सकते हो कॉइन्स को एनीवेयर इन इंडिया। उस जो कॉइन जो है ना, वो कहीं भी आप यूज कर सकते हो, ये फारूक सियार ने बताया था इन 1717 एडी। ये डिक्लेरेशन जो है, इसको क्या बोलते हैं? ये बेसिकली मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। उसे बंगाल, बिहार और ब्रिटिश में पढ़ोगे तो देखो, ब्रिटिश कंपनी जो है वो क्या करती है? वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग पे बहुत ध्यान देती है। तो एक्वायर्ड किया था ट्रेडिंग राइट्स इन 1717। और किन से एक्वायर किया होगा? 1717 को अगर ये बोल रहे हैं तो फारूक सियार से ही करवाया होगा। फिर ऑन द अदर हैंड, मुगल जो है बेसिकली अब देखोगे, एम्परर फारूक सियार जो है वो मेड मुर्शिद कुली खान, हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था ना, सुजाउद्दीन दौला, मुर्शिद कुली खान। तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा मुर्शिद कुली खान, फिर आएंगे सुजाउद्दीन दौला। ठीक है, देखो अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो वो भी मैं बता दूंगा। देखो, पहले आए थे मुर्शिद कुली खान, फिर आते हैं अलीवर्दी खान, फिर उसके बाद सरफराज खान। ये आपको ध्यान रखना होगा। उससे पहले मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन दौला, और सुजाउद्दीन दौला के एज इन कमांडर इन चीफ या फिर सूबेदार अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान को डिफीट कर देते हैं, अलीवर्दी खान सरफराज खान को डिफीट कर देते हैं। ठीक है, चलो हो सकता है मैं ज़्यादा ही कुछ बता रहा हूँ, अब थोड़ा शॉर्ट करता हूँ उसको। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717, और 1709 को ही वॉज ऑल्सो गिवन द गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा। किनको? मुर्शिद कुली खान को। फिर आफ्टर मुर्शिद कुली, देखो यहाँ पे है ना, आफ्टर मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन दौला जो है वो एज इन नवाब ऑफ बंगाल बनता है 1727 में। और 1733 में देखोगे, रीजन ऑफ बिहार जो है बेसिकली वो एज इन कंट्रोल में आ जाता है। फिर 1733 को बेसिकली अली वर्दी खान आ जाते हैं, अली वर्दी खान द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार। कौन? अली वर्दी खान, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार। उसके बाद सरफराज खान आते हैं, ये बेसिकली ये नवाब ऑफ बंगाल होते हैं। उसके बाद होता क्या है कि अली वर्दी खान और सरफराज खान में लड़ाई हो जाता है, और सरफराज खान जब वो पराजित हो जाते हैं और अली वर्दी खान जीत जाते हैं बैटल ऑफ गिरिया में, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था 1740 में। और हिमसेल्फ बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। कौन? सरफराज खान को हरा के ऐसे कौन बन जाता है? अली वर्दी खान बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे अली वर्दी खान टूक द कंट्रोल ऑफ बंगाल इन 1740। उसके बाद ही स्टार्टेड रनिंग द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। वो क्या कर रहे थे? इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अवे फ्रॉम मुगल। तो बेसिकली आप देखोगे, वो तो कौन थे? कमांडर इन चीफ या फिर सूबेदार थे। और सरफराज खान कौन था? बंगाल, ये चीफ था, बंगाल का नवाब था। तो बंगाल का नवाब को अगर आप हरा दोगे तो मुगल का वो आदमी था, अब तो आप मुगल के साथ रहे नहीं, तो वो मुगल से अलग हो गया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। हैज द कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली नवाब एंड ब्रिटिश फॉर बिजनेस इंटरेस्ट वॉज नेचुरल, वो होना ही था। अब देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान, जैसे ही अली वर्दी खान का डेथ होता है 1756, हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जो है वो बेसिकली नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं। और सिराजुद्दौला जो है एज इन अली वर्दी खान, आपको याद रखना है, सुजाउद्दौला अलग थे, सिराजुद्दौला अलग है ना। तो सिराजुद्दौला जो है वो बेसिकली ग्रैंडसन है अपने यंगेस्ट डॉटर ऑफ अलीवर्दी खान। साथ ही साथ देखो यहाँ पे, सिराजुद्दौला जो है वॉज द सन ऑफ यंगेस्ट डॉटर ऑफ अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खान का वो कौन है? पोता, एज इन ग्रैंडसन। अलीवर्दी खान उसका ग्रैंडफादर है। ठीक है, फिर हिज अदर सन इन लॉ देखोगे, डेप्यूटी नवाब ऑफ ढाका और पुनिया, एंड पुनिया वेयर अनहैप्पी विद सिराजुद्दौला बिकमिंग द नवाब। उसके बाद देखो, द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट देखोगे सिराजुद्दौला और कंपनी जो था वो एज इन 4 जून 1756 को होता है। सिराजुद्दौला कौन थे? अली वर्दी खान के बेसिकली ग्रैंड सन थे। और अली वर्दी खान किनको हराया था? सरफराज खान को हराया था। सरफराज खान कौन था? नवाब था। और उससे पहले कौन थे? सुजाउद्दीन दौला थे। और सुजाउद्दीन दौला से पहले कौन थे? वो अली वर्दी ये मुर्शिद कुली खान था। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा भाई। उसके बाद देखो, फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट जो था वो सिराजुद्दौला और कंपनी जो है वो एज इन 4 जून 1756 को हुआ था इन काजिम बाजार में। कहाँ पे? काजिम बाजार में। उसके बाद वो कैप्चर करते हैं कलकत्ता को इन 16 जून 1756 को। फिर ब्रिटिश क्या करते हैं? ब्रिटिश ऑफिसर जो
रॉगर ड्रेक जो थे ना, वो हैज़ टू लीव कलकत्ता, उनको कलकत्ता जाना पड़ा। वहीं पे सिराज उद दौला जो है वो कैप्चर करते हैं फोर्ट विलियम्स को। सिराज उद दौला क्या करते हैं, वो कैप्चर करते हैं फोर्ट विलियम्स को ऑफ द कलकत्ता और नेम्ड कलकत्ता एज अ अली नगर। तो ये याद रखना होगा कि अली नगर जो है वो एज इन किनको नाम था, तो कलकत्ता का नाम जो था वो एज इन अली नगर था। और अली नगर जो था वो किनके द्वारा रखा गया था, तो वो सिराजुद्दौला के द्वारा रखा गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इन कोर्स ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट इंसिडेंट जो है बेसिकली काल कोठरी ब्लैक होल इंसिडेंट जो है वो एज एन पॉपुलर हो गया था बाई होली वेल। अब देखो, अब होली वेल एक इंसान था, अकॉर्डिंग टू होली वेल देखोगे इंसिडेंट जो था ब्लैक होल वाला वो एज इन कलकत्ता में हुआ था जून 20 1956 को। कब हुआ था, 1756 को। एज इन होली वेल जो था वो बताते हैं कि इंसिडेंट जो है ब्लैक होल वाला वो कलकत्ता में हुआ था 20 जून 1756 को। अकॉर्डिंग टू हिम सिराजुद्दौला जो है वो लॉक करते हैं 146 ब्रिटिश प्रिजनर्स को इन रूम में, जो कि 18 फीट था लॉन्ग और 14 फीट थे विड्थ। ठीक है, आप लोगों ने बेसिकली होलोकॉस्ट भी सुना होगा, है ना, तो उसी तरह कुछ था। और ओपनिंग जो था रूम का ऑन ऑन ओपनिंग द रूम 23 जून। ठीक है, देखो 20 जून को बंद कर दिया गया था और 23 जून को जैसे खोला गया, सिर्फ 23 पीपल 146 में से 23 पीपल जो थे वो सर्वाइव कर रहे थे और 123 पीपल जो थे वो एज एन डाइड मतलब मर गए थे। आफ्टर दिस इंसिडेंट क्लाइव क्लाइव मतलब रॉबर्ट क्लाइव जो थे टुक ओवर कलकत्ता एंड फोर्स्ड सिराजुद्दौला टू साइन ट्रीटी ऑफ अली नगर इन 1757। तो ट्रीटी ऑफ अली नगर जो है वो 1757 को साइन कर दिया जाता है। क्लाइव जो है वो अक्यूज करते हैं नवाब को ऑफ ब्रेकिंग द अली नगर ट्रीटी। एक अली नगर ट्रीटी साइन हुई थी, उसको तोड़ा गया है, उसका उल्लंघन किया गया है। आफ्टर विच 23 जून 1757 को आप देखोगे बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी होता है। तो ये जो बैटल जो है ना आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, क्योंकि देखो कुछ पूछे ना पूछे बैटल ऑफ प्लेसी का टाइम पीरियड जो है वो एज एन आपको पूछेगा। तो मतलब पूछ सकता है, अगर बैटल ऑफ प्लेसी पूछेगा तो टाइम डेट ही पूछेगा। ठीक है, तो अब देखोगे बैटल ऑफ प्लेसी होता है दैट टुक प्लेस द ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला ऑन बैंक ऑफ रिवर भागीरथी, जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरीज है गंगा का। क्या है, गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी है बैंक ऑफ रिवर भागीरथी। बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून 1957 को। ठीक है, 23 जून 1957 को। उसके बाद यहाँ पे देखोगे जिसमें मीर जाफर जो थे, जो कि नवाब के कमांडर इन चीफ थे या फिर कमांडर थे, और राय दुर्लभ जो थे वो दीवान था, और मनिक चंद जो था वो ऑफिसर इंचार्ज था, और अमी चंद जो था वो ट्रेडर था, और जगत सेठ जो था वो बैंकर था, सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश को। और मीर मदन और मोहन लाल जो थे वो कमांडर थे, जो बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे थे इन द वॉर ऑन द बिहाफ ऑफ सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए थे ड्यू टू बिट्रेल ऑफ, बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे मीर जाफर ने उनको एज एन धोखा दे दिया था, उनको बोल दिया था कि ठीक है आप जाइए, हम लोग यहाँ पे लड़ाई कर लेंगे, और जहाँ भेजा तो वहां से उनको मरवा दिया। तो सिराजुद्दौला जो थे बेसिकली मर्डर कर दिए गए थे ऑन द बिहिस्ट ऑफ मीर जाफर सन मीरान। उसके बाद जैसे ही सिराजुद्दौला जो बेसिकली डेथ होता है तो मीर जाफर जो थे वो एज इन पपेट नवाब बन जाते हैं। ठीक है, और आफ्टर क्लाइव हॉलवेल बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो हॉलवेल जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाते हैं। उसके बाद इन 1760 अब देखोगे 1750 एज इन 23 जून 1757 खत्म हो गया बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी खत्म होने के बाद यहाँ पे अब होता क्या है कि होलोवेल जो है या फिर हॉलवेल जो है वो बन जाते हैं गवर्नर। और इन 1760 देखोगे मीर जवर जो सन इन लॉ मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल प्लेस इन प्लेस ऑफ, वो बन जाते हैं नवाब बंगाल का इन प्लेस ऑफ मीर जाफर मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम क्योंकि मीर जाफर का वो जो उनको कुछ एज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए उनको हटा के मीर कासिम को रख दिया। मीर कासिम ने क्या किया, एज इन कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया। तो एज इन पूछा जा सकता है कि एज इन कासिम ने मतलब किन्होंने मुर्शिदाबाद से कैपिटल को मुंगेर शिफ्ट कर दिया था, तो आपको याद रखना है मीर कासिम ने। फिर जिसका एम क्या था, रिड्यूस करना है इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स को। ड्यू टू दिस मिसयूज ऑफ दस्तक बाय ब्रिटिश ही अबॉलिश टैक्सेस ऑन लोकल ट्रेडर्स। ये उनको एज एन ये कॉज द प्रॉब्लम टू द, ये ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने फिर से मीर जाफर को ही एज एन मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को ही बना दिया नवाब ऑफ बंगाल। देखो यहाँ पे होगा ही अपॉइंटेड देन आर्मेनियन मैन कॉल्ड गुरजिन खान टू ट्रेन द आर्मी इन मॉडर्न वे। ऑन द अदर हैंड मीर कासिम जो था वो डिसमिस करते हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार को और राम नारायण फ्रॉम हिज पोस्ट एंड गॉट हिम किल्ड बिकॉज ही
वॉज नॉट रेडी टू गिव डिटेल्स ऑफ बिहार इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब जैसे कि मीर कासिम आते हैं ना, तो एज इन यहाँ पे राम नारायण सिंह जो थे वो बेसिकली क्या कर रहे थे, वो अब इनकम एक्सपेंडिचर सबका लेखा जोखा राम नारायण सिंह ही रख रहे थे। तो राम नारायण सिंह ने एज इन वहाँ उनको एज इन लेखा जोखा का कुछ भी हिसाब नहीं देने से इनकार कर दिया, तो उनको मरवा दिया। तो एज इन मीर कासिम क्या करते हैं, जिन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल शिफ्ट किया था, वो कंट्रोल ले लेते हैं पटना का। एनॉयड विद दिस मीर कासिम बिहेवियर ऑन 24 जून, देखो वो कब हुआ था, तेईस 23 जून 1957। और यहाँ पे अब ये कितना हो रहा है, 24 जून 1963। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, बैटल ऑफ बक्सर होने वाला है 1764 में। तो उसके एक साल पहले यहाँ पे, जैसे कि ये 23 जून था, और उसके जस्ट एक साल पहले 24 जून को, अब देखोगे, इंग्लिश एजेंट एलिस टुक ओवर पटना, मीर कासिम कैंपेन ऑन पटना एंड किल्ड एलिस एंड टुक ओवर पटना। पटना का एज मीर कासिम ले लेते हैं अपने हैंड ओवर में। तो ये इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पटना मैसेकर। तो इसमें इतना डिटेल्स नहीं पूछेगा, इनकेस अगर पूछेगा भी तो आपको ये याद रखना है कि पटना मैसेकर जो है वो किन से रिलेटेड था। आफ्टर दिस मीर जाफर जो थे बेसिकली, आप देखोगे, अगेन मेड द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, और मीर कासिम को हटा दिया गया। और आफ्टर दिस मीर कासिम फॉर्म एन अलायंस, जिसमें अलायंस में कौन कौन थे, ये बेसिकली सुजाउद्दौला, जो बेसिकली सुजाउद्दौला कौन थे, अलीवर्दी खान के पोता थे। अलीवर्दी खान से पहले आपको याद रखना होगा एज इन सुजाउद क्या नाम था उनका, रुको रुको मैं देख लेता हूँ। अलीवर्दी खान से पहले कौन था, यहाँ पे सुजाउद्दीन दौला और मुर्शिद कुली खान। सुजाउद्दौला और सुजा दोनों कंफ्यूज हो जा रहा है, नहीं ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है ना। सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है। तो यहाँ पे सुजाउद्दौला ऑफ अवध, और मुगल के एम्परर शाह आलम टू, जिनका कॉरोनेशन पटना में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर जो होता है वो 22 अक्टूबर को होता है। सारा डेट ना 22-23 में ही हो रहा है। 23 को आपको याद रखना है, 23 जून 1957 बैटल ऑफ प्लेसी, यही ना, अरे सॉरी सॉरी, 1700, ठीक है, 1757 बैटल ऑफ प्लेसी। उसके बाद यहाँ पे 24 जून 1963 को एज इन यहाँ पे ये मतलब लड़ाई होता है, एलिस के साथ लड़ाई हो जाता है, ठीक है, वो पटना मैसेकर आप याद रख सकते हो। उसके बाद 22 अक्टूबर 1964 को एज इन बैटल ऑफ बक्सर होता है। ये बेसिकली आप देखोगे, इसमें नवाब सुजाउद्दौला और मुर्शिद कुली खान जो थे वो, और मीर कासिम सब एक साथ थे। और वहीं पे हुआ ये कंबाइंड आर्मी ऑफ द थ्री, जो बेसिकली ब्रिटिश एंड ब्रिटिशर्स लेड एन हेक्टर मुनरो। ये मतलब बैटल ऑफ बक्सर जो है वो किनके नेतृत्व में हो रहा था, वो आपको याद रखना है, तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हो रहा था। तो कंबाइंड आर्मी जो था वो डिफीट कर दिया गया था इन दिस बैटल। एट दिस टाइम ऑफ वॉर नवाब ऑफ बंगाल जो थे बेसिकली मीर जाफर थे, मीर कासिम को हटा दिया गया था, फॉर whom this was his second tenure अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 12 मतलब देखो होता क्या है कि बैटल ऑफ बक्सर में ना वो तीनों हार जाते हैं, और यहाँ पे हेक्टर मुनरो जीत जाता है। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो साइन किया जाता है 12 अगस्त 1965 को, जिसमें मुगल एम्परर शाह आलम टू जो है हैड टू गिव द दीवानी रेवेन्यू कलेक्शन राइट टू बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। मतलब देखो यहाँ पे होता है क्या है कि शाह आलम टू को जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स जो होता है ना बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ एन एनुअल पेंशन ऑफ 26 लाख रुपीज। इन रिटर्न मुगल जो है बेसिकली रिसीव करते हैं एक कारा ऑफ अवध और एरिया ऑफ इलाहाबाद फ्रॉम अवध, इतना ही वो सिर्फ रिसीव करते हैं। उसका डुअल गवर्नमेंट जो था वो स्टैब्लिश कर दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इन 1765। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है सिराजुद्दौला शाह आलम टू और बेसिकली कहाँ गया, सुजाउद्दौला शाह आलम टू और मीर कासिम के द्वारा, और वो हारते हैं। और उसके बाद 12 अगस्त 1965 को बेसिकली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। उसके बाद डुअल गवर्नमेंट आ जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इन 1765। उसके साथ अंडर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेसिकली हैंड किया गया था नवाब को और ब्रिटिश को, वो एज एन केप्ट किए गए, मतलब रखा गया एज अ मिलिट्री और टैक्स कलेक्शन के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ डुअल रूल, देखो डुअल रूल में हुआ क्या ना कि देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कितना लोग रहेगा, कितना लोग नहीं रहेगा, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, वो नवाब को मिला। और ब्रिटिश जो है बेसिकली मिलिट्री और टैक्स कलेक्शन, मतलब पैसा जो है वो ब्रिटिश के पास जाएगा, काम काज जो है वो ऐसे नवाब के हाथ में जाएगा। इस तरह करके रॉबर्ट क्लाइव ने सेट किया डुअल गवर्नमेंट। एज ए रिजल्ट डुअल रूल जो था एक सीवियर फेमाइन स्टक कर दिया इन द रीजन ऑफ बंगाल एंड बिहार इन 1770 एडी। उसके बाद आउटब्रेक देखोगे इस फेमाइन का तो वो टेरिबल था, मतलब बहुत खराब था, पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में। और डुअल रूल जो था वो बेसिकली अबॉलिश कर दिया गया और पोस्ट ऑफ नवाब जो है बेसिकली अबॉलिश कर दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग के द्वारा।
मतलब डुअल रूल जो था ना यहाँ पे, वो अबॉलिश कर दिया गया और नवाब का पोस्ट जो है ना, वो बेसिकली अबॉलिश कर दिया गया वैरन हेस्टिंग के द्वारा। ये आपको याद रखना होगा कि एज इन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा डुअल गवर्नमेंट लाया गया था और वैरन हेस्टिंग के द्वारा इस डुअल गवर्नमेंट रूल को हटाया गया था। फिर इन 1772 देखोगे, लास्ट नवाब जो है बंगाल के, वो एज इन मुबारक उद दौला थे। कौन थे? मुबारक उद दौला थे। उसके बाद आफ्टर रिसीविंग द दीवानी राइट, जैसे ही दीवानी राइट्स मिलता है 1765 को, रॉबर्ट क्लाइव जो है अपॉइंट करते हैं राजा शिताब राय और नायब दीवानी को फॉर रेवेन्यू कलेक्शन इन बिहार के लिए। और मोहम्मद राजा खान जो है बंगाल के बेसिकली बिलोंग करते हैं, और राय दुर्लभ जो थे जो कि ओडिशा से थे। उसके बाद 1783 देखोगे, बिहार अगेन फेस्ड फेमाइन, बिहार जो है वो फिर से फेमाइन फेस करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफर जो जॉन शोर थे वो सजेस्ट करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेनरी ऑन हिज सजेशन, गोल घर जो था वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया था पटना में इन 1784 बाय ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टेन के द्वारा। उसके बाद ट्राइबल रिबेलियन देख लेते हैं। तो मेनी ट्राइबल रिबेलियन जो थे वो बेसिकली वहाँ पे टुक प्लेस हुआ, मतलब हुआ था ड्यू टू इंक्रीज इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक और ड्यू टू इंक्रीज इकोनॉमिक और रिलीजियस इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इन ट्राइबल एरिया में। उसके बाद मेजर आप ट्राइब्स मतलब रिसाइड देखोगे, मेजर ट्राइब्स रहते कहाँ थे? तो झारखंड और बिहार रीजन में रहते थे, जिसमें से मोस्ट प्रिसाइजली आप देखोगे तो झारखंड में रहते थे। ठीक है, तो मेनी रिबेलियन जो थे वो बेसिकली टुक प्लेस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ बिहार इन देयर ट्राइबल एरिया। जो बेसिकली किस तरह था, देखो यहाँ पे कुछ ट्राइबल रिवोल्ट थे ना, वो को बिल्कुल याद रखना है। जैसे पहाड़िया हो गया, पहाड़िया रेवेलियन। तो पहाड़िया रेवेलियन जो है 1778 को हुआ था। ये राजमहल वाले रीजन में, मतलब झारखंड वाले रीजन में राजमहल वाला, वो एज इन राजा जगन्नाथ जो थे वो इसके लीडर थे। उसके बाद तिलका मांझी जो 1778 में हुआ था और 1788 से लेकर 1785 तक हुआ था। भागलपुर वाले रीजन में तिलका मांझी इसके जो लीडर थे। टमाट रिवेलियन जो है 1789 को हुआ था। 1789 से लेके 1832 तक ये छोटा नागपुर एज इन झारखंड वाला रीजन में भोलानाथ शाह जो थे वो इसके मेन एज इन करता धरता आप मान सकते हो लीडर थे। फिर चेरो चेरो रिविलियन जो है वो 1800 को हुआ था। ये पलामू में हुआ था बेसिकली, एज इन ये झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जो और भूषण सिंह जो थे उसके लीडर थे। हो रिविलियन ये एक वन ऑफ द ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है। 1820 से लेकर 1821 तक सिंहभूम वाले रीजन में हुआ था। अभी प्रेजेंट डे एज इन आप वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर रीजन उसको मान सकते हो, झारखंड में ये। फिर कोल रिबिलियन 1831 से लेकर 1832 छोटा नागपुर वाले रीजन में बेसिकली बुद्धो भगत के द्वारा। संथाल 1855 से लेकर 1856 संथाल परगना, सिद्धू खानू, चांद भैरू और ये फूलो जानो इनकी बहन, इतना आपको ध्यान रखना होगा। फिर सरदारी रिवोल्ट जो है बेसिकली 1858 से लेकर 1895 तक छोटा नागपुर और सिंहभूम वाले रीजन में हुआ था। मुंडा रिविलियन एज इन 1895 से लेकर 1900 छोटा नागपुर वाले रीजन में, बिरसा मुंडा है ना, भगवान बिरसा मुंडा। उसके बाद ताना भगत मूवमेंट 1913 से लेकर 1914 गुमला में हुआ था। ये जतरा भगत के द्वारा हुआ था एज इन लाइन ऑफ, अगर पूछा जाए कौन सा रिविलियन है जो इन लाइन ऑफ नॉन वायलेंस में था, मतलब गांधी जी के रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा था, तो ये ताना भगत रिविलियन आप एज इन मान सकते हो। ठीक है, अब देखो एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ना सारा नहीं समझाया। संथाल रिविलियन आप देखोगे 1855 से लेकर 1856 वाला, इमीडिएटली जैसे रिवॉल्यूशन होता है ना, मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, ये देखो रिविलियन जो है बेसिकली टुक प्लेस होता है इन द एरिया भागलपुर टू राजमहल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दामिनी कोह बोलते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए दामिनो कोह जो है वो कौन से रिबिलियन को बोला गया है, तो एज इन संथाल रिबिलियन को बोला गया है। दामिनो कोह जो है वो संथाल रिबिलियन का दूसरा नाम है। ये बेसिकली पहला स्ट्रॉन्ग ट्राइबल रिबिलियन था जो बेसिकली हुआ था, जिसमें रीजन जो था इस रिबिलियन का वो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आउटसाइडर्स, मतलब डिकूश जो थे, जो बाहरी लोग थे ना, वो एज इन हमारे घर वाले एज इन जो भी लैंड में थे झारखंड में, एज इन जो लोग रह रहे थे उनमें बहुत चेंजेस ला रहे थे, तो उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो चेंजेस इन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस इन मांझी सिस्टम और पढ़ा पंचायत सिस्टम। पढ़ा पंचायत शायद उस तरह का कुछ पंचायत सिस्टम होता होगा, तो उस सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे थे, तो वो बेसिकली उनको ठीक नहीं लग रहा था। वहीं पे रिबिलियन जो है बेसिकली वो लेड बाय सिद्धू कानू, चांद भैरू और फूलो जानो। उसके बाद अब देखोगे इन द कोर्स ऑफ रिबिलियन, ऑर्गेनाइजेशन जो था बेसिकली 6000 संथाल जो था वो फॉर्म किया गया। एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें लगभग 6000 संथाल पीपल जो है वो फॉर्म करते हैं। कमांडर मेजर बारो जो थे या फिर बेरो जो थे, हु केम टू सपोर्ट या फिर सप्रेस द रिबिलियन, वो मेजर बेरो जो थे वो एज इन आए थे रिवोल्ट को रोकने के लिए, दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश जो बेसिकली किल्ड बाय संथाल्स, द ब्रिटिश आर्मी लेड द कैप्टन अलेक्जेंडर एंड लेफ्टिनेंट थॉमसन सप्रेस द रिबिलियन। रिबिलियन जो था बेसिकली अनसक्सेसफुल था, बट एज अ रिजल्ट संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, क्या संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो 1876 वाला था ना, वो बेसिकली आप देखोगे संथाल परगना फॉर्म किया था। तो रिबिलियन जो था बेसिकली अनसक्सेसफुल था और इससे संथाल एसपीटी या फिर
हाँ, एसपीटी एक्ट 1876 या फिर एसपीटी एक्ट जो 1849 में जो नेक्स्ट आया था ना, उसका बेसिकली वहाँ पे फॉर्म किया गया था। पढ़ा पंचायत और मांझी सिस्टम जो था वो एज एन रिकॉग्नाइज कर दिया गया था पहली बार संथाल रेबिलियन में, जिसको हम लोग दामिनो कोह भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मुंडा रेबिलियन थोड़ा देख लेते हैं 1895 से लेकर 1900 तक। तो ये बेसिकली फॉर्म किया गया था पावरफुल ट्राइबल रेबिलियन अमंग द ट्राइबल रिबिलियन ड्यू टू, देखो यहाँ पे एक पावरफुल ट्राइबल के द्वारा, मतलब जैसे आप भगवान बिरसा मुंडा आप याद रख सकते हो, इतना ज्यादा इसमें याद नहीं करना है, कितना याद रखना है मैं बता देता हूँ, जो जो मैं बोलूंगा वही आप ध्यान रखो। इसको एज एन उलगुलन रिबिलियन भी बोलते हैं। रीजन देखोगे इस रिबिलियन का, तो बेसिकली ये दिकुश एक्सप्लॉयटेशन बाय दिकुश, बाहरी लोग जो थे वो बेसिकली वहाँ के जो झारखंड में या फिर जो छोटा नागपुर प्लेटियो वाला रीजन में है, वहाँ के जो लोग जो रहते थे ना, ट्राइबल लोग, पर्टिकुलरली ट्राइबल लोग, उनके मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनका अपना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होता था, उनके रूल्स में चेंजेस लाते थे, तो ही वो लोग एज एन रिवोल्ट करना स्टार्ट करते थे। वही दिकुश और चेंज इन खूंट कटेदारी सिस्टम, और यहाँ पे क्या था, चेंजेस इन, कहाँ गया, चेंजेस इन एज इन वहाँ पे बढ़ा पंचायत था ना कुछ, है ना, पढ़ा पंचायत सिस्टम था यहाँ पे, देखो ओवर हियर, वहाँ पे पढ़ा पंचायत में कुछ चेंजेस आ रहा था, यहाँ पे चेंज इन एज इन, यहाँ पे ओवर हियर खूंट कटेदारी सिस्टम्स में। खूंट कटेदारी सिस्टम जो था बेसिकली कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड था, मतलब ऐसे लैंड का कौन मालिकाना, लैंड का कौन मालिकाना हक रखेगा ना, वो था। तो ब्रिटिश एबॉलिश करते थे, ये बेसिकली कलेक्टिव सिस्टम था और इम्प्लीमेंट किया गया था भाई जमींदारी सिस्टम्स। उसके बाद देखो रिबिलियन जो था बेसिकली, अब देखोगे दिस रिबिलियन वाज लेड बाय बिरसा मुंडा, ये रिबिलियन किनके द्वारा लीड किया गया था, बिरसा मुंडा के द्वारा। उसके बाद वो रिसीव करते हैं, ही रिसीव्ड इनिशिएशन इन वैष्णविज्म फ्रॉम आनंद पांडे, कौन, बिरसा मुंडा। तो आपको ये याद रखना है कि इन्होंने अपना सेक्ट जो है, मतलब बिरसा मुंडा जो है, वो एज इन वैष्णविज्म में बदल लिया था, और वो किन से, तो आनंद पांडे के साथ, आनंद पांडे के द्वारा। ही स्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ धरती आबा एंड इनकारनेशन ऑफ सिंह बोंगा, किनका, सिंह बोगा, एज इन सिंह बोंगा उनको एज इन भगवान मानते थे ये लोग। उसके बाद ही प्रीच्ड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मोनोथिज्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो रिबिलियन जो था बेसिकली सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से बिगन होता है, स्टार्ट होता है, जो बेसिकली लेटर ट्रांसफॉर्म होता है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में। ठीक है, तो एज इन क्या, पहले सोशल, सोशल मतलब एज इन नॉर्मली लड़ाई झगड़ा जमीन जायदाद के लिए स्टार्ट होता है, उसका वो पॉलिटिक्स में एज इन वो पार्ट ले लेता है। मोस्ट पावरफुल रिबिलियन देखोगे ब्रिटिश अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा जो था, फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट। तो सबसे ज्यादा पावरफुल अगर इसके बाद कोई पॉलिटिकल एज इन चेंजेस आए हैं, तो एज इन पावरफुल मुंडा स्टेट, इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट वो एज इन मांग रहे थे इन द ईयर ऑफ 1899, जहाँ पे एज इन ब्रिटिश जो थे वो डिफीट कर दिए थे एज मेनी प्लेसेस। फिर बुरशा मुंडा जो है यहाँ पे देखोगे, वो उनको अरेस्ट कर लिया गया था 3 फरवरी 1900 को, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे डिमांड कर रहे थे बहुत सारा कुछ, है ना। उनको एज इन क्या कर दिया गया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उनकी डेथ जो है वो कलरा के कारण 9 जून 1900 को हो गई थी, और रिबिलियन जो था वो एंड हो गया था आफ्टर हिज डेथ, मतलब लड़ाई जो है वो खत्म हो गया था इनके डेथ के बाद। एज ए रिजल्ट अब देखोगे रिबिलियन एज इन खूंट खट्टी सिस्टम जो है, खूंट खट्टी, ये बेसिकली री इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। खूंटी और गुमला दो डिस्ट्रिक्ट है, खूंटी और गुमला, वो बेसिकली सब डिविजन्स बन गया था, और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 जो है बेसिकली वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, दो तरह का एक्ट होता है, एक सीएनटी एक्ट होता है और एक एसपीटी होता है। ठीक है, तो ये आप इसको एज एन सीएनटी बोल सकते हो, इसी को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बोलते हैं। और एक संथाल परगना होता है जो बेसिकली 1949 में लाया गया था। ठीक है, उसका 15 नवंबर जो बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा का, ये एज इन सेलिब्रेट किया गया, इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन जनजातीय गौरव दिवस। तो आपको ये याद रखना है कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा जो है ना, 15 नवंबर, इसको हम लोग किस तरीके से एज इन इनको किस नाम से बोलते हैं, तो इसको हम लोग जनजातीय गौरव दिवस सिंस 2021 से स्टार्ट किया है। ठीक है, ये आपको आपको मतलब आई होप दैट ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो रिबिलियन यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं, रिबिलियन मूवमेंट इन बिहार बिफोर रिवोल्ट 1857 देखोगे, तो वहाबी मूवमेंट है, कुछ सोशल रिलीजियस मूवमेंट था। तो बेसिकली अब्दुल अल वहाब, ये बेसिकली फाउंडर थे वहाबी मूवमेंट के, अब्दुल अल वहाब जो थे वो फाउंडर थे वहाबी मूवमेंट के। ठीक है, ये बेसिकली अब देखोगे ही स्टार्टेड द अरब रीजन, तो ही स्टार्टेड इट इन अरब रीजन वहाबी मूवमेंट को अब्दुल अल वहाब के द्वारा। इंडिया में देखोगे ये बेसिकली लेड किया गया था सर सैयद अहमद अ, बरेलेवी, ठीक है, राय बरेली से। ठीक है, ये इनिशियली अब देखोगे इनका ऑब्जेक्टिव तो ये रिवोल्ट का ये रिलीजियस रिफॉर्म्स था, बट लेटर जो बेसिकली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और मूवमेंट में ये चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद देयर वेर टू सेंटर्स फॉर रिवोल्ट इन इंडिया, दो सेंटर था रिवोल्ट करने के, टू सेंटर्स ऑफ दिस रिवोल्ट इन इंडिया। पहला सेंटर जो था वो सितना था,
जो ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था, और सेकंड सेंटर जो था वो एज पटना था। पहला कौन सा था? सितना था। दूसरा कौन सा था? पटना था। मनी और वॉलंटियर जो थे वो एज इन सितना में भेजे गए थे पटना सेंटर से। वहीं पे सर सैयद अहमद बरेलेवी जो हैं वो चूज हिज 4 रिप्रेजेंटेटिव इन पटना: इनायत अली, विलायत अली, फरत अली और मोहम्मद हुसैन। वो सर फर्जी मूवमेंट आप देखोगे, फर्जी मूवमेंट जो बंगाल में हुआ था वो एज इन वहाबी मूवमेंट से इंस्पायर्ड था। फर्जी मूवमेंट जो था वो वहाबी मूवमेंट से इंस्पायर्ड था। और वहाबी मूवमेंट को किन्होंने स्टार्ट किया था? अब्दुल अल वहाब के द्वारा स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ईयर नहीं दिया हुआ है कहीं, ईयर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे अम्बाला कैंपिंग हुआ था, जो बेसिकली लॉन्च किया गया था 1863 को। अम्बाला कैंपिंग कब लॉन्च किया गया था? 1863 को। ये पटना कैंपिंग जो था बेसिकली, एंड पटना कैंपिंग इन 1867 टू सप्रेस द वहाबी मूवमेंट। वहाबी लीडर जो था वो बेसिकली सेंड किया गया था इम्प्रिजनमेंट के लिए, और डेथ पेनल्टी अल्टीमेटली द मूवमेंट जो है बेसिकली सप्रेस कर दिया गया था, मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया था। वहीं नोनिया रिबेलियन आप देखोगे वो 1770 से लेके 1800 तक था। रिवोल्ट जो था बेसिकली सॉल्ट पीटर प्रोडक्शंस कम्युनिटी के द्वारा बिहार में किया गया था, जिसका नाम क्या था? नोनिया। ये लोग क्या, ये मतलब एज इन वर्क प्रोफेशन में क्या करते थे? सॉल्ट पीटर प्रोडक्शंस। ये सॉल्ट पीटर जो था वो यूज़ किया जाता था गन पाउडर के लिए, बारूद के लिए यूज़ किया जाता था। बिहार में सॉल्ट पीटर प्रोडक्शन जो है बेसिकली मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया में होता है। कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया में होता है। वहीं मिडिल मैन जो है वो एज इन यूज़ करते हैं, सप्लाई करना है रॉ मटेरियल टू सॉल्ट पीटर, मतलब एज इन मिडिल मैन जो है वो एज इन सप्लाई करते हैं रॉ सॉल्ट पीटर टू ब्रिटिश फैक्ट्री और कीप द प्रॉफिट फॉर देमसेल्फ। एज ए रिजल्ट नोनिया कम्युनिटी जो है वो क्या करते थे? स्टार्ट करते थे सेलिंग सॉल्ट पीटर सीक्रेटली। मतलब होता क्या था कि सॉल्ट पीटर जो है वो नोनिया कम्युनिटी द्वारा बनाया जाता था, और मिडिल मैन क्या करते थे? वो ट्रांसफर करते थे, लेकिन पैसा जो है वो मिडिल मैन रख लेते थे। तो ऐसा हुआ क्या कि नोनिया लोग जो थे वो डायरेक्टली एज इन ब्रिटिशर्स को सॉल्ट पीटर बेचना स्टार्ट कर रहे थे, एज इन चुपके से। तो द ब्रिटिश पुट अ बैन ऑन अगेंस्ट विच नोनिया कम्युनिटी रिवोल्टेड, और अल्टीमेटली रिवोल्ट जो है बेसिकली सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। उसके बाद देखो यहाँ पे लोटा रिबिलियन। लोटा रिबिलियन जो है बेसिकली रिवोल्ट जो बेसिकली कैरिड आउट किया गया था प्रिजनर्स ऑफ मुजफ्फरपुर जेल के द्वारा। अर्लियर देखोगे प्रिजनर्स जो थे वो बेसिकली ब्रास टम्बलर्स मिलते थे, जो लोटा जो था वो एज एन ब्रास का था, ठीक है, कांसा का आप मान सकते हो। लेटर द गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि वो क्ले टम्बलर देंगे, मिट्टी का देने लगेंगे। तो प्रिजनर जो है स्ट्रांगली अपोज करते हैं, और 1856 में बेसिकली ये रिवोल्ट हो जाता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 और बिहार आप देखोगे तब ऑल द रिवॉल्यूशन जो बिहार में हुआ है ना, या फिर इंडिया में हुआ है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स, रिवोल्ट जो 1857 है उसको एज इन कंसिडर किया गया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब जितना भी लड़ाई झगड़ा और जितना भी एज एन फ्रीडम स्ट्रगल फाइट हुआ है उसमें से 1857 वाला उसको हम लोग एज एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल बोल सकते हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और मिलिट्री रीजन जो था वो रिस्पॉन्सिबल था रिवोल्ट के लिए। ये बेसिकली मेंस के लिए बोला गया ये है ना, जो आपको डेटा जो इसमें से निकालना है वो मैं बताता हूँ। इमीडिएट कॉज अगर पूछा गया तो बेसिकली ग्रीस कार्टेज है। क्या है? इमीडिएट अगर पूछा गया तो ये ग्रीस कार्टेज है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस वन। उसके बाद उसके बाद द फाइव फर्स्ट प्रोटेस्ट जो मतलब अगेंस्ट यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज था वो एज एन मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, ठीक है। इनके द्वारा मंगल पांडे के द्वारा एक सोल्जर थे ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री। तो ऐसा पूछा भी जा सकता है कि मंगल पांडे एज इन सोल्जर मतलब कौन से एज इन कंटोनमेंट के थे? तो 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बैरकपुर कंटोनमेंट। बैरकपुर कहाँ पे? प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में, ठीक, कोलकाता में है। तो बेसिकली आप देखोगे ऑन मार्च 29 1857 को मंगल पांडे ने एज इन यहाँ पे रिवोल्ट किया था, मतलब ये जब पहला प्रोटेस्ट शो किया था। तो ही सीरियसली इंजर्ड यहाँ पे सर्जेंट हक्सन और लेफ्टिनेंट बॉट विद अ बुलेट एंड स्वॉर्ड। मंगल पांडे जो थे उनको एज डेथ फांसी की सजा दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद एक्चुअल ओरिजिन जो रिवोल्ट का आप देखोगे 1857 को, ये बेसिकली हुआ था बिलीव टू बी एज इन बिलीव टू हैव बीन इन मेरठ। जो उसके बाद देखो यहाँ पे मंगल पांडे के बाद यहाँ पे आप सीधा आप चले जाओ मेरठ। मेरठ में एज इन ऑन 10 मई 1857 को, जहाँ पे सोल्जर्स ऑफ मेरठ कंटेनमेंट जो है वो एज इन फ्रीड देयर कमांडर्स फ्रॉम जेल, और साथ ही साथ लेफ्ट टू दिल्ली, वो दिल्ली भाग जाते हैं, मतलब एज इन जेल से भाग के दिल्ली चले जाते हैं। और इन दिल्ली सोल्जर जो है वो स्टार्ट करते हैं रिबिल करने के लिए बाय डिक्लेयरिंग मुगल एम्पायर बहादुर शाह टू को एज अ लीडर। तो बहादुर कोई तो लीडर चाहिए ना,
तभी तो आगे बढ़ेगा। तो बहादुर शाह को एज ए लीडर इन लोग अपना मान रहे थे। तो हुआ नेक्स्ट देखेंगे, बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट इन बिहार। बिहार में रिवोल्ट कैसे हुआ था, ये जो 1857 वाला रिवोल्ट है ना उसके बारे में। देखो बिहार जो है स्टार्ट करता है रिवोल्ट ऑफ द सोल्जर्स ऑफ 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट। आपको ये याद रखना है बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो बिहार में हुआ था वो स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट ऑफ सोल्जर्स के द्वारा 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट जो रोहिणी विलेज है देवघर डिस्ट्रिक्ट इन 12 जून 1857। ये देवघर अभी के टाइम पे पीरियड में आप देखोगे ये कहाँ पे है। ये एक देखो दो देवघर है, एक झारखंड में है, एक एज इन कहाँ पे है, एक यूपी में है। ठीक है, तो वो आप लोग को याद रहना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे ये रोहिणी विलेज ये याद रखोगे। ठीक है, रोहिणी विलेज ऑफ देवघर इन 12 जून 1857। वहीं लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली जो है और सर्जेंट ग्रांट जो है वो वेयर किल्ड इन द रिवोल्ट। तो किनको किनको एज इन मार गिराया गया था, तो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जेंट ग्रांट को एज इन मार गिराया गया था। ये स्टार्ट हुआ था रोहिणी विलेज देवघर डिस्ट्रिक्ट 12 जून 1857। 12 जून 1857 रिवोल्ट जो है बेसिकली देखोगे रोहिणी में तो सप्रेस किया गया था मेजर मैकडोनल्ड के द्वारा। तो रोहिणी में किनके द्वारा सप्रेस किया गया था, मेजर मैकडोनल्ड के द्वारा। ये रिवोल्टिंग सोल्जर जो थे वो एज इन हैंग कर दिया, मतलब उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था रेजिमेंट में और वो क्लोज कर दिया गया था। रिवोल्ट जो बेसिकली आप देखोगे पटना में वो एज इन पटना सिटी बाय बुक सेलर पीर अली के द्वारा किया गया था पटना में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पटना में एज इन हियर पटना रिवोल्ट इन पटना वॉज लेड बाई पटना सिटी बुक सेलर पीर अली। कब, 3 जुलाई को। पीर अली जो था वो एज इन गेव अ स्लोगन दीन बोलो दीन, क्या दीन बोलो दीन, ओपीएम अगेंस्ट डॉक्टर आर लॉयल। क्या, डॉक्टर आर लॉयल वॉज किल्ड इन रिवोल्ट। तो ओपीएम अगेन एजेंट, ये सॉरी अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, ओपीएम का एजेंट डॉक्टर आर लॉयल जो है उनको मार दिया गया था। तो आपको किनको याद रखना है, लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली और सर्जेंट ग्रांट और यहाँ पे डॉक्टर लॉयल को मार दिया गया था। बट पटना कमिश्नर टेलर सप्रेस्ड द रिवोल्ट। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे रोहिणी में तो मेजर मैकडोनल्ड, यहाँ पे देखो मेजर मैकडोनल्ड जो है वो सप्रेस करते हैं रिवोल्ट को। ठीक है, उसके बाद ओवर हियर देखो यहाँ पे ये एज एन डॉक्टर नहीं सॉरी कमिश्नर ट्रेलर जो है एज एन टेलर वो सप्रेस करते हैं रिवोल्ट को पटना में। ठीक है, उसके बाद 17 पीपल इंक्लूडिंग पीर अली जो थे उनको एज एन सूली पे चढ़ा दिया गया था। फिर 25 जुलाई देखो 25 जुलाई 1857 को ये एज एन डिससेटिस्फाइड सोल्जर्स किल्ड सम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन मुजफ्फरपुर। पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, पहले रोहिणी में हुआ, फिर पटना में पीर अली के द्वारा, और उसके बाद अब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में है ना। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ना ओवर हियर देखो रोहिणी विलेज इन देवघर में देखोगे तो एज इन 32nd इन्फेंट्री के द्वारा, उसके बाद पीर अली के द्वारा पटना में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में देखोगे सोल्जर्स ऑफ 3 रेजिमेंट ऑल्सो रिवोल्टेड इन दानापुर। दानापुर में भी अब हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स इन मुजफ्फरपुर ऑन द सेम डे 3 रेजिमेंट्स ऑल्सो रिवोल्टेड इन दानापुर। और सोल्जर जो थे बेसिकली एंटर्ड होते हैं शाहबाद डिस्ट्रिक्ट और स्टार्टेड द रिवोल्ट मीटिंग बाबू कुंवर सिंह। तो यहाँ पे एज इन इनको कुंवर सिंह से भेंट होता है, द जमींदार ऑफ जगदीशपुर। ये आपको याद रखना है कि कुंवर सिंह से क्वेश्चन जनरली पूछ ही देता है। अब तो 1-2 साल में हो रहा है कि नहीं पूछ रहा है, नहीं तो कुंवर सिंह एज इन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुंवर सिंह एज इन यहाँ पे जमींदार ऑफ जगदीशपुर। ठीक है, उसके बाद ऑन जुलाई 30 देखोगे गवर्नमेंट जो है वो क्या करते हैं, मार्शल लॉ एज इन मार्शल लॉ इम्पोज करते हैं इन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना डिस्ट्रिक्ट्स में। कहाँ कहाँ, सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ग्रुप ऑफ रिबल सोल्जर जो थे वो एज इन भागलपुर पहुंचते हैं और गया पहुंचते हैं और वो फ्री करते हैं 400 प्रिजनर जो कि जेल में बंद थे। और उन्होंने अटैक किया टिकराई राजा और लूट किया 10,000 रुपए का। कौन, ग्रुप ऑफ पीपल, कहाँ पे, भागलपुर और गया जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो जितने भी प्रिजन थे मतलब जितने भी एज इन लोग जेल में बंद थे उनको फ्री किया और एज इन अटैक किया टिकराई राजा को और 10,000 रुपए लूट लिया। देखो यहाँ पे जो कुंवर सिंह से जो इन लोगों ने भेंट किया था ना, अब उनके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे हुआ है ना कि जमींदार ऑफ जगदीशपुर, ये इंपॉर्टेंट है, जमींदार ऑफ जगदीशपुर इनके इनसे जब भेंट होता है तो अब उनका क्या एज इन काम रहा है। देखो रिवोल्ट जो 1857 जो रहा है ना बिहार में वो मेनली लीड किया गया बाबू कुंवर सिंह के द्वारा जो जगदीशपुर के जमींदार थे। मेन फॉलोवर देखोगे सपोर्टर्स ऑफ कुंवर सिंह जो थे वो उनके ब्रदर अमर सिंह और रित नारायण सिंह थे। कौन कौन, अमर सिंह, रित नारायण और उनके भतीजे नेफ्यू जो थे वो निशांत सिंह और जय किशन सिंह जो थे वो मेन जो मतलब उनके साथ जो दे रहे थे ना, उनका साथ जो दे रहे थे वो थे। कौन कौन, अमर सिंह थे, रित नारायण सिंह थे, निशांत सिंह थे और जय किशन सिंह थे। साथ ही साथ ही ऑल्सो हैड सपोर्ट ऑफ 4 लैंडलॉर्ड्स ऑफ शाहाबाद, नरहर, जोहान और ठाकुर दयाल सिंह एंड विश्वेश्वर सिंह। ये लैंडलॉर्ड जो थे ना बेसिकली ये आप देखोगे मतलब लैंडलॉर्ड्स ऑफ शाहाबाद और मतलब
लैंडलॉर्ड्स ऑफ शाहाबाद नर सिंह, जौहर सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विश्वेश्वर सिंह। तो बेसिकली उनके साथ ज़्यादा वो ध्यान दे, मतलब उनके साथ वो साथ दे रहे थे कुंवर सिंह का। और जैसे देखो कमिश्नर टेलर ने कहाँ पे सप्रेस किया था, पटना में से रिवोल्ट को एज इन क्या किया था, सप्रेस कर दिया। देखो मैकडोनल्ड ने रोहिणी में सप्रेस किया था, और यहाँ पे डॉक्टर आर रॉयल ने उनको मार दिया गया था, और कमिश्नर टेलर ने सप्रेस किया था रिवोल्ट को पटना में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब उनका देखोगे, यहाँ पे कमिश्नर टेलर फिर से आते हैं, ये लुक्ड एट हिम with suspicions. He invited him to come to Patna and meet him, but considering the betrayal with Maulvi Ahmadullah, Muhammad Hussain and वजील हक, ही रिफ्यूज टू मीट टेलर। वो एज इन टेलर से नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब देखो बाबू कुंवर सिंह को एज इन बुलाया गया था, ठीक है। तो बाबू कुंवर सिंह क्या करते हैं, एक आर्मी अपना बनाते हैं 4000 सोल्जर का। वो उसी सोल्जर के साथ विद द हेल्प ऑफ द सोल्जर्स ऑफ दानापुर कंटेनमेंट, वो क्या करते हैं, एक स्टैब्लिश करते हैं फैक्ट्री, जिसमें गन्स मतलब एज इन बंदूक और एम्यूनेशन, बंदूक जितने भी या बारूद होते हैं, गोली होता है, वो सब बनाया जाता है जगदीशपुर में। और 27 जुलाई 1857 को कैप्चर करते हैं आरा। तो आपको ये याद रखना है कि एज इन कुंवर सिंह जो है वो आरा को एज इन कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। आरा को कैप्चर कब करते हैं, 27 जुलाई को। वो हो गया एक। उसके बाद कैप्टन डेनवर ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये आर्मी है जो बेसिकली केम टू लिबरेट आरा विद वाज डिफीटेड। तो कैप्टन डेनवर जो है वो जैसे जैसे देखो यहाँ पे ना आरा जो है वो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा ये कैप्चर कर लिया गया, पकड़ा गया है। अब कुछ कैप्टन डेनवर के लोग और वो खुद आते हैं कि वो आरा को लिबरेट करेंगे, लेकिन वो होता क्या है कि वो डिफीट हो जाते हैं, और कैप्टन डेनवर जो है वो एज एन मार गिराए जाते हैं। तो ब्रिटिश फिर से क्या करती है, एक आर्मी भेजती है लीडर मेयर आयर के अंतर्गत, ठीक है। अब मेयर आयर आते हैं। तो ये बेसिकली अंडर द प्रेशर ऑफ आयर आर्मी कुंवर सिंह जो है उनको आरा छोड़ना पड़ता है, और ब्रिटिश जो है डिमोलिश करती है उनके मेंशन को, टेम्पल्स को, और टुक आरा एंड जगदीशपुर वो अपने हाथ से। मतलब ये जो ब्रिटिश जो है ना, देखोगे आप कभी भी ब्रिटिश ने एक बार में कोई भी चीज़ को हासिल करने की कोशिश नहीं की है, मल्टीपल्स एज एन वॉर आफ्टर वॉर किया है। एक फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, उसके बाद ये मैसूर वॉर भी, फर्स्ट मैसूर वॉर, सेकंड मैसूर वॉर, उसके बाद मराठा में भी फर्स्ट मराठा, सेकंड मराठा, मतलब मल्टीपल वॉर्स किया है। तभी तो यहाँ पे भी देखो पहले उसने कैप्टन डेनवर को भेजा, फिर कैप्टन डेनवर के बाद इसने मेजर आयर को भेजा। तो डेनवर जो है वो तो हार गया, फिर मेजर आयर को भेजा तो उससे काम निकल गया, और जगदीशपुर और आरा जो है उनके हाथ में आ गया। अब कुंवर सिंह क्या करते हैं, जगदीशपुर को छोड़ के वो लखनऊ पहुंच जाते हैं, रेवा और के जरिए, और बंदा पहुंच जाते हैं। वहीं पे शाह ऑफ अवध जो है, वो शाह ऑफ अवध वो क्या करते हैं, वो डिक्री ऑफ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वो बेसिकली क्या करते हैं, देते हैं अपना डिक्री ऑफ आजमगढ़। और दिसंबर 1857 को कुंवर जो है, कुंवर सिंह अलोन विद नाना साहब फॉट विद ब्रिटिश इन कानपुर। तो कुंवर सिंह जो है, आपको ये याद रखना है कि जब वो जगदीशपुर छोड़ देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एज इन नाना साहब मतलब डिग्री फॉट करते हैं ब्रिटिश, मतलब नाना साहब के अलॉन्ग वो अब ब्रिटिशर से लड़ते हैं कानपुर में। उसके बाद वो ब्रिटिशर्स को ही डिफीटेड द ब्रिटिश इन आजमगढ़ एज वेल, तो वहां पे भी ब्रिटिशर्स जो है वो आजमगढ़ में उनको हरा देते हैं। उसके बाद वाइल रिटर्निंग फ्रॉम अवध टू जगदीशपुर, वाइल क्रॉसिंग शिवराजपुर शिवपुर घाट गंगा रिवर, कुंवर सिंह जो है उनको उनका लेफ्ट हैंड जो है वो इंजर्ड हो गया था बुलेट के साथ। तो ये आपको पता होगा, उनको गोली लग गई थी, तो उसके कारण ना उनका लेफ्ट हैंड जो है वो एज इन क्या हो गया था, इंजर्ड हो गया था बाय जनरल डॉगलस। वो बेसिकली उन्हीं के कारण जनरल डॉगलस का गोली लग गया था। तो उन्होंने क्या किया था, अपना लेफ्ट हैंड ना काट दिया था और फ्लोटेड टू गंगा एंड सेड, ओ मदर गंगा प्लीज एक्सेप्ट दिस हम्बल गिफ्ट फ्रॉम योर बिलीवर्ड। उसके बाद देखो गंगा मैया मतलब तुम्हें मेरे हाथ समर्पित है, ऐसा कुछ बोल के उन्होंने दे दिया था। तो अप्रैल 23 1858 को बेसिकली अनइंजर्ड स्टेट ही कैप्चर्ड जगदीशपुर। तो देखो एक हाथ उनका नहीं है, और वो जगदीशपुर जो बेसिकली मेजर आयर के द्वारा यहाँ पे देखो ले लिया गया था, वो फिर से वो आके वो ले लेते हैं। और कुंवर सिंह बैडली डिफीटेड ब्रिटिश आर्मी लेड कैप्टन ली ग्रैंड टू लिबरेट जगदीशपुर। तो यहाँ पे अब वो एज एन मेजर आयर जो है वो नहीं है, यहाँ पे कैप्टन ली ग्रैंड है। और ली ग्रैंड क्या करते हैं, उनको एज इन वहां पे जगदीशपुर छोड़ना पड़ता है। कुंवर सिंह जो है बेसिकली सीरियसली इंजर्ड होते हैं ड्यू टू कट आउट हिज हैंड, और उनकी जो डेथ हो जाती है वो 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि 23 अप्रैल को वो जगदीशपुर लेते हैं, और एज
एज इन 26 अप्रैल को उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जैसे ही डेथ होता है ना कुंवर सिंह का, उनके यंगर ब्रदर अमर सिंह जो है वो एज ए लीडरशिप ले लेते हैं मूवमेंट का, और अमर सिंह जो है वो कंटिन्यू करते हैं स्ट्रगल को अगेंस्ट गवर्नमेंट बाय यूजिंग द पॉइजन्स ऑफ कैमूर हिल्स, मतलब पोजिशंस ऑफ कैमूर हिल्स, मतलब कैमूर हिल्स के जरिए वो फिर से ब्रिटिश को एज एन वहां पे खदेड़ने की कोशिश करते हैं। तो नवंबर, देखो अब हम लोग अप्रैल से सीधा नवंबर आ गए 1858 को, ब्रिटिश रूल जो है वो फिर से रीस्टैब्लिश कर दी जाती है। रिबल जो है वो सरेंडर कर लेते हैं। क्वीन विक्टोरिया अनाउंस करती है कि एमेनेस्टी, मतलब एज इन सबको शांत रहना है, बट अमर सिंह और अदर जो है उनको एज इन पनिश कर दिया जाता है, उनको एज इन वहां पे सजा दी जाती है। अब देखो यहाँ पे इतना हो गया आपका 1857 का रिवोल्ट, आपको इतना ही याद रखना है। अमर सिंह हो गया, जगदीशपुर हो गया, और मेजर यहाँ पे ये कुंवर सिंह तो हो गया, लेकिन कुंवर सिंह में ना कैप्टन ली ग्रैंड जो है ना वो आपको याद रखना होगा कि ब्रिटिश आर्मी लेड कैप्टन टू लिबरेट जगदीशपुर, तो ली ग्रैंड को भगाया गया था, और मेजर एर्री के द्वारा बेसिकली, या फिर कैप्टन डेनवर का भी याद रखो, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये लिबरेट करते हैं आरा, और जो डिफीटेड कैप्टन डेनवर एंड वाज किल्ड। तो यहाँ पे आप कुंवर सिंह जो यहाँ पे अगर इनको ओवर हियर यहाँ पे देखो, कुंवर सिंह के बारे में अगर कुछ याद रखना है तो उनका डेथ जो है वो 26 अप्रैल, ये याद रखना होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, 26 अप्रैल 1858 को। और उन्होंने जगदीशपुर को फिर से हासिल कब किया था? 23 अप्रैल 1858 को। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग जैसे ही अलग यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंचते हैं ना बिहार का, तो सबसे पहले उसमें आ जाएगा एज एन स्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस एंड बिहार। अब देखो 28 दिसंबर 1858 को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना वो एज इन फॉर्म किया गया एओ ह्यूम के द्वारा। कब? 28 दिसंबर 1858 को, इन गोकुल दास संस्कृत स्कूल बॉम्बे में। फर्स्ट मीटिंग जो कांग्रेस का हुआ था वो शेड्यूल हुआ था पुणे में, लेकिन ड्यू टू कॉलेरा का वहां पे बहुत ज्यादा एज इन प्रकोप दिख रहा था, स्प्रेड ऑफ कॉलेरा, पहला मीटिंग जो है वो एज इन बॉम्बे में हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो पुणे में होने वाला था, लेकिन गोकुल दास संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ। इसको फाउंड किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा, और इसका डेट जो है वो 28 दिसंबर 1858 बोला गया है। पहला सेशन जो है बेसिकली डब्ल्यू सी बनर्जी जो है वो एज इन इनके प्रेसिडेंसी में होता, वो प्रिसाइड किए थे, जिसमें 72 लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन दिस सेशन। बट देयर वाज नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बिहार, लेकिन एज इन पहले सेशन में बिहार में कोई एज अ बिहार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। 31 डेलीगेटिव जो थे बेसिकली वो एज इन फ्रॉम बिहार पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस। तो ये आपको याद रखना होगा कि सेकेंड सेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसमें टोटल 31 डेलीगेट्स थे, और पहले डेलीगेट्स मतलब पहले सेशन में जितने 72 डेलीगेट्स थे उनमें से कोई भी नहीं था एज इन बिहार के। आप देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 28 दिसंबर 1885 को होता है, तो आपको पता चल गया। फाउंडर इसके एज इन अलन ऑक्टोवन, मतलब एओ ह्यूम याद रखो आप, ठीक है। प्लेस जो है बेसिकली तो गोकुल दास तेजवाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे में हुआ था। नेमिंग दादा भाई नरोजी ने दिया था। पहले प्रेसिडेंसी डब्ल्यू सी बनर्जी थे। पहला सेक्रेटरी जो था एओ ह्यूम थे। इनिशियल मेंबर्स जो थे वो 72 डेलीगेट्स थे, और उस टाइम एज एन वाइसरॉय, या फिर हाँ वाइसरॉय जो है वो एज एन लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना होगा। अब कांग्रेस सेशन जो बिहार में हुआ था वो 27th सेशन, 37th सेशन और 54th सेशन। 54th सेशन जो है वो प्रिसाइसली आप देखोगे प्रेजेंट डे झारखंड बन जाता है एज रामगढ़ में, जिससे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये लॉन्गेस्ट एज इन किसी मतलब लॉन्गेस्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंशिप रहे हैं 1442 में जब बने थे, तो ठीक है, मतलब 1940 में ही बन गए थे, है ना। उसके बाद देखो सबसे पहले लोग यहाँ पे देखते हैं 27 सेशन देखोगे बेसिकली, तो ये 1912 में पहला सेशन हुआ है बांकीपुर पटना में, और इसके चेयरमैन जो है वो आर एन मंडेलकर हैं। वहीं 37 सेशन जो 1922 एडी में हुआ है उसका प्लेस जो है वो गया में है, और उनके एज एन चेयरमैन जो है चितरंजन दास हैं। और सेशन जो 54th वाला हुआ है वो 1940 एडी में हुआ है, और उसका प्लेस जो है वो रामगढ़ झारखंड में हुआ है, और उसके चेयरमैन जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं। अब सेशंस देखना चाहते हैं हम लोग, तो देखो अगर आप ये यहाँ पे मैं लिख दूं कि एज ए 27th सेशन जो एज इन बांकीपुर वाला हुआ है उसमें आप देखोगे तो इसके एज इन प्रेसिडेंसी प्रिसाइड कौन कर रहे थे? आर एन मडोलकर कर रहे थे। सचिदानंद सिंह जो थे वो बेसिकली जनरल सेक्रेटरी थे, सचिदानंद सिन्हा वो जनरल सेक्रेटरी थे। वहीं पे मजरूल हक जो है वो एज इन वेलकमर थे, वहाँ पे वेलकम कर रहे थे। और मीटिंग में आप देखोगे एओ ह्यूम जो है वो एज इन डिक्लेयर करते हैं फाउंडिंग फादर ऑफ कांग्रेस। एओ ह्यूम एज इन वॉज डिक्लेयर्ड, मतलब उनको एज इन फाउंडिंग फादर ऑफ कांग्रेस डिक्लेयर कर देते हैं। मेंबरशिप फी देखोगे कांग्रेस का तो वो रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 5 रुपीज टू 1 रुपीज बांकीपुर सेशन में। ये इतना आपको याद रखना है। बांकीपुर सेशन जो है 1912 में हुआ था, ये 27वां सेशन था। उसके बाद जो गया सेशन हुआ था ये बेसिकली 10 साल बाद आप मान सकते हो 1922 में हुआ था। ये बेसिकली आप देखोगे ये गया में जो हुआ था ये 37th सेशन था। कौन सा था? ये 10वां सेशन, 10 साल बाद 37 सेशन। ये सी आर दास
चित्ररंजन दास के द्वारा बेसिकली प्रिसाइड किया गया था। मीटिंग जो है बेसिकली डिफरेंस अक्रॉस द अरोज इन कांग्रेस ऑन द इशू ऑफ एंडिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो एंड करना है वो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस दिखाया जा रहा था कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो चौरी चौरा वाला कांड हो गया था, तो गांधी जी ने क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बैक कर लिया। तो उन्होंने बोला था कि अभी भी इंडिया या फिर इंडिया के लोग अभी भी एज इन मतलब नॉन वायलेंस पूरा सीख नहीं पाए हैं, मतलब वी आर नॉट रेडी फॉर फ्रीडम। तो इसीलिए उन्होंने खींच लिया था। तो वो एज इन यहाँ पे लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा था, तो उनमें से सी आर दास भी एक थे। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू देयर वाज कंसेंसस ऑन पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन और दे फाउंड द स्वराज पार्टी। इसीलिए उनसे अलग होके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने एज इन यहाँ पे स्वराज पार्टी फॉर्म किया। फिर नेक्स्ट हम देखोगे ये 54th सेशन है। कौन सा 54th सेशन? 1940 में। ये एज इन रामगढ़ सेशन था। इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो प्रिसाइड कर रहे थे। तो इस मीटिंग में देखोगे ना, एक डिसीजन जो है बेसिकली अपोज करने का ब्रिटिश रूल को रिगार्डिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो लिया गया था। और उसी साल सेम ईयर मीटिंग जो है बेसिकली अगेंस्ट द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस और सच्चिदानंद सरस्वती वो भी हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखो पार्टिसिपेट, ये तो इशू आपको पता होगा ना, सुभाष चंद्र बोस और सच्चिदानंद सरस्वती वाला, ये एज इन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट और बिहार के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो अनाउंस कब किया गया था? ये अनाउंस किया गया था 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। उसके बाद ये आप देखो इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो अनाउंस किया गया था 20 जुलाई 1905 को। बाय देन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन जो थे ना, वो एज इन वाज इम्प्लीमेंटेड इन 16 अक्टूबर 1905। तो लॉर्ड कर्जन थे, कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम के एज इन गवर्नर जनरल। वहीं कर्जन जो थे वो क्या कर रहे थे, वो एट्रीब्यूट कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब एट्रीब्यूट मतलब बता रहे थे कि क्यों हमें बंगाल को पार्टीशन करना पड़ रहा है। वाइल द रियल रीजन जो बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल था ना, वो हम लोग के स्पिरिट को, हमारे एज इन जागरूकता को, नेशनल फीलिंग को कम करना था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीकनिंग करना है स्पिरिट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट और स्प्रेड, जो कि स्प्रेड हो रहा था पूरे बंगाल में, मतलब यूनिटी को तोड़ना था, यही उसका कहना था। होता है ना कि बांटो और रूल करो, वी यूज्ड टू से, अभी भी ऐसा होता है। तो वही द प्रोटेस्ट जो है बेसिकली अगेंस्ट द पार्टीशन। तो एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि कैसे भी हम लोगों को बांट दें, लेकिन उसके खिलाफ तो लोग खड़ा हो ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ ही जाएगा। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है वो भी स्टार्ट होता है। इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, रक्षाबंधन जो है बेसिकली सेलिब्रेट किया गया दरभंगा में। तो इनकेस अगर पूछा जाता है कि रक्षाबंधन जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, तो वो दरभंगा में सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद आप इंस्पिरेशन जो, मतलब ये दरभंगा बिहार में है ना, आपको पता होगा, मिथिला रीजन। उसके बाद ऑन इंस्पिरेशन ऑफ प्रिंसिपल सतीश चंद्र चक्रवर्ती, वहीं पे टू स्ट्रेंथन द, मतलब प्रोटेस्ट को और ताकतवर बनाने के लिए, स्ट्रेंथन बनाने के लिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 1906 को। 1906 को एक और हुआ था एक चीज़ जो बहुत बड़ा कांड हो गया था, एज इन मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की गई थी, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो पेयर ऑफ बंगाल जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कैंसिल कर दिया गया था 12 दिसंबर 1911 को। इस टाइम दिल्ली दरबार हो रहा था, ठीक है, दिल्ली दरबार के टाइम पीरियड में इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो 12 दिसंबर 1911 को बेसिकली ये कैंसिल हुआ था। ये बेसिकली 20 जुलाई को 1905 को वो क्या हुआ था, ये बेसिकली अनाउंस किया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 को इसको क्या कर दिया गया था, इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ये देखो कांड हुआ था एक मुजफ्फरपुर, मतलब कुछ कुछ ऐसे सोशल रिलीजियस मूवमेंट हो गया, कुछ बॉम्ब केस हो गए, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे ट्राइबल मूवमेंट हो गए, वो सब बिल्कुल आपको एट कंठस्थ याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ की मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस 1908 में, जिसमें खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो हैं वो क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं कि वो जज किंग्सफोर्ड जो है ना उनको मारना है, ठीक है। तो 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में उन्होंने कोशिश किया कि उन्होंने एक बॉम्ब को फेंका, जो कार एज इन, उनको लगा कि एज इन जज किंग्सफोर्ड जो है वो उसमें चल रहा है, लेकिन प्रिंगल केनेडी वाइफ और डॉटर जो थे वो थे उस कार में, और उनकी हत्या हो जाती है बॉम्ब ब्लास्ट में। और उसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद, बोथ ऑफ देम फ्लेड टू समस्तीपुर। कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये बेसिकली विया रेलवे चले जाते हैं। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है वो कमिट करते हैं सुसाइड नियर मुकामा स्टेशन टू अवॉइड द अरेस्ट। और खुदीराम बोस जो है वो एज इन पूसा में, एज इन वो अभी फिलहाल अभी बिहार में है ये, एक दिल्ली में भी है लेकिन बिहार वाला में वहाँ पे पकड़े जाते हैं। खुदीराम बोस जो है बेसिकली उनको 11 अगस्त 1908 को, है ना, 11 अगस्त 1908 को ये बेसिकली उनको क्या किया जाता है, एज ऑफ 18 में सूली में चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर जो है वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी उन्होंने क्या किया था, बॉम्ब फेंका था
किंग्सफोर्ड जज के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में पिंगल कैनेडी की वाइफ को और उनके बच्चे को लग गई थी, वो बॉम्ब उन पे चली गई थी और वो उनकी डेथ हो गई थी। अब होम रूल मूवमेंट के बारे में देख लोगे बेसिकली तो 1916 इसके पीछे बहुत सारा ऐसा कुछ कांड हुआ है। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आए हैं 1909 वाला, दिल्ली दरबार हुआ 1911 वाला, उसके बाद ये एक और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये कोमागाता मारू केस याद रखना है 1913 वाला, ठीक है, इतना याद हो गया। उसके बाद 1915 में एज इन यहाँ पे अब स्टार्ट हो जाएगा हमारा होम रूल मूवमेंट, ठीक है, एचआरएम स्टार्ट हो जाएगा। देखो होम रूल मूवमेंट जो है बेसिकली स्टैब्लिश किया गया मद्रास में अंडर द लीडरशिप ऑफ एनी बेसेंट, और पूना में जो बेसिकली स्टार्ट किया गया बाल गंगाधर तिलक। अगर अब मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ भी छूटता है तो मैं अब बीच में आपको बताते भी जाऊंगा, ठीक है। इसमें से एक ब्रांच है बेसिकली रूल मतलब होम रूल लीग जो है वो स्टैब्लिश किया गया बिहार में 16 दिसंबर 1916 को। देखो ये 1916 में ये बेसिकली स्टैब्लिश किया गया मद्रास और पूना में, और यहाँ पे बिहार में कब स्टैब्लिश किया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो 16 दिसंबर 1916 को इसको स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। अगर ये स्टैब्लिश होता है इस टाइम तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मौलाना मजहरुल हक हक मतलब मौलाना मजरल हुक सॉरी मजरुल हक के अंतर्गत बेसिकली ये चेयरमैनशिप इनको मिलता है। वो ज़्यादा लेक्चर वीडियो लेने से वो टंग ट्विस्ट नहीं हो पाते उतना, इसलिए कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नहीं तो मतलब ये सब नाम मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं आराम से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। देखो खान बहादुर सरफराज हुसैन जो है मतलब खान बहादुर सरफराज हुसैन खान और राय बहादुर अ, पुरनेंदु नारायण सिन्हा जो हैं वो एज इन वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, और चंद्रवंशी सहाय जो हैं और बैद्यनाथ नारायण सिंह वो एज इन सेक्रेटरी बनते हैं। किसके? ये जो होम रूल मूवमेंट जो बिहार में 16 दिसंबर 1916 को जो स्टार्ट हुआ उसका। और उस पर मिस एनी बेसेंट जो है बेसिकली केम टू पटना फॉर द फर्स्ट टाइम। कब आती है ये? एज इन 18 अप्रैल 1918 को आती है, ठीक है। देख लो 1917 में एज इन चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बारे में कुछ हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो एक साल का गैप के बाद फिर से वो एनी बेसेंट जो है वो एज इन यहाँ पे बिहार में आती है, और ये सेकेंड टाइम जो है वो 25 जुलाई 1918 को आती है, ठीक है। उसके बाद देखो सी मेड एवरीवन अवेयर ऑफ आइडियाज ऑफ होम रूल। ऑब्जेक्टिव देखोगे इस मूवमेंट का तो अचीव करना है सेल्फ रूल को इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वे वाइल रिमेनिंग अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर में रह के सेल्फ रूल जो है वो बेसिकली अचीव करना है। वहाँ पे देखो मैंने अभी बोला 17 को एज इन 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ है, तो उसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं। तीन कटिया सिस्टम जो है वो प्रिवेलेंट था, मतलब वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल रहा था। कहाँ पे? फार्मर के लिए चंपारण में। ये बेसिकली फार्मर जो बेसिकली उनको फोर्स किया जाता है कल्टिवेट करिए आप इंडिगो इन 3 आउट ऑफ एवरी 28 कट्ठा, मतलब 3 में से 20 कट्ठे में 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा जो है आप उसमें क्या करिए, ये आप वहाँ पे कल्टिवेट करिए इंडिगो नील की खेती करिए, ठीक है। और देयर वाज लॉट ऑफ देखो एक्चुअल में मैं कहानी बता दूँ वो ना रिलक्टेंट थे कि मतलब वो इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। वो लोग फार्मर मान गए, फार्मर जो है वो कल्टिवेट करने के लिए मान गए। लेकिन ऐसे ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था इंग्लैंड में, तो इंडिगो का जो है वो डिमांड घट गया। तो इंडिगो को डिमांड घट गया तो अब ये इंडिगो खरीदेगा कौन? तो अब ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे हैं कि ठीक है तुम इंडिगो मत ग्रो करो लेकिन उसका पैसा हमको मत दे दो। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ मैं नहीं ग्रो कर रहा हूँ उसका भी पैसा आपको चाहिए? वो यहाँ पे यहीं से रेसेंटमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो देयर वाज अ लॉट ऑफ रेसेंटमेंट अमंग द फार्मर अगेंस्ट दिस सिस्टम बिकॉज इंडिगो जो क्रॉप जो था वो एज इन लैंड बैरन था, मतलब वो एज इन जमीन को खराब कर रहा था और इकोनॉमिकली वेरी एक्सप्लॉयटेटिव था, मतलब एज इन ज़्यादा कमाई होता नहीं था उससे। तो लखनऊ सेशन जो कि 1916 में हुआ था, राजकुमार शुक्ला ऑफ मुरली बरदवा विलेज ऑफ वेस्ट चंपारण जो है ना वो एज इन कांग्रेस लीडरशिप में एज इन बताते हैं कि ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। ब्रज किशोर प्रसाद प्रेजेंट करते हैं प्रपोजल, ठीक है। कौन? ब्रज किशोर प्रसाद प्रेजेंट करते हैं प्रपोजल को, और राजकुमार शुक्ला जो है वो एज इन बताते हैं ऑफ मुरली बरदवाहा विलेज वेस्ट चंपारण की बिलोंग करते हैं। तो राजकुमार शुक्ला जो है वो इन्वाइट करते हैं महात्मा गांधी को कि आप बिहार आइए और इस प्रॉब्लम को थोड़ा देखिए और इसको हल करिए। तो गांधी जी जो है वो पटना पहुंचते हैं कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को। कब पहुंचते हैं? 10 अप्रैल 1917 को। और एज इन वो चंपारण पहुंचते हैं एज इन मोतिहारी 15 अप्रैल 1917 को। कब? 15 अप्रैल 1917 को। उनका रिक्वेस्ट जो था बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ द प्लांटर्स एसोसिएशन जीएम विल्सन टू कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन। देखो वो बेसिकली जो महात्मा गांधी जो है ना जो पटना पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को और चंपारण पहुंचते हैं 5 दिन बाद 15 अप्रैल को। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं प्लांटर एसोसिएशंस को, ठीक है। एक एसोसिएशन है जो प्लांटर्स हैं, उसके हेड होंगे जे एम विल्सन कि आप कोऑपरेट करिए इन्वेस्टिगेशन में। और ड्यूरिंग द टाइम अ कुक जिनका नाम था बटक मियाँ वो एज इन गांधी जी को उनका जान बचाते हैं, क्योंकि
फूड जो बेसिकली मिक्स था ना, सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम पॉइजन मिक्स्ड इन द फूड। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट WJ हार्डकॉक जो थे बेसिकली, ये इशू करते हैं नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को। 15 अप्रैल को वो क्या करते हैं गांधी जी, 10 अप्रैल को क्या करते हैं, 10 अप्रैल को वो कलकत्ता आते हैं, 15 को ऐसे चंपारण आते हैं। 16 अप्रैल को क्या होता है, एक नोटिफिकेशन आ जाता है रिगार्डिंग गांधी जी या फिर गांधी लिविंग चंपारण। ही वॉज, उनको एज इन अरेस्ट कर लिया गया ऑन अ चार्ज ऑफ वायलेटिंग द सेक्शन 144। एज इन ये 144 किस चीज़ के लिए था, ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ खड़ा नहीं रह सकते हैं, 144 लागू हो गया है, वी यूज टू से, तो वही ये है। लेटर अब देखोगे 21 अप्रैल 1917 को उनको एज इन अरेस्ट कर लिया गया। 15 को वो आए थे एज इन यहाँ पे चंपारण, 16 को उनके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हुआ और 21 को जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो गांधी जी क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है और सबमिट करते हैं, मतलब कंडक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार उड़ीसा ऑन 13 में 1917 को बेसिकली वो सबमिट करते हैं। जिसमें से होता क्या है कि चंपारण अग्रेरियन कमिटी जो है वो एज इन फॉर्म किया जाता है, जो इन्वेस्टिगेट करेगा इस कंडीशन ऑफ फार्मर्स को। तो एक बेसिकली कमेटी अब मान लो वो फॉर्म की जाएगी, जो देखेगा कि क्या ये सही है या फिर गलत है। तो चंपारण देखो यहाँ पे द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी जो है ना, वो चंपारण अग्रेरियन कमेटी का वो बेसिकली वॉज मध्य प्रदेश कमिश्नर FG सलाई। और साथ ही साथ इट्स अदर मेंबर जो थे वो बेसिकली वेर महात्मा गांधी LC आडवाणी राजा। तो इन इट्स सपोर्ट कमेटी जो है वो एज एन रिकमेंड करती है कि वो अबॉलिश करे तीन कटिया सिस्टम को। एज एन इस कमेटी के द्वारा एक एज एन रिजोल्यूशन आता है कि आप इस कमेटी के, मतलब इस कमेटी का रिजोल्यूशन आता है कि आप इस तीन कटिया सिस्टम को हटाइए। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि तीन कटिया सिस्टम जो है ना वो एज एन बैन कर दिया जाता है। एंड ऑर्डर जो है वो भी दिया जाता है कि आप 25% जो भी इलीगल कलेक्शन हुआ है ना वो फार्मर को वापस लौटाइए। दस गांधी जी का ये पहला एज इन एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह जो था वो एज इन सक्सेसफुल हो जाता है। पहला एक्सपेरिमेंट, वो 10 को एज इन कलकत्ता जाते हैं, 15 को वो चंपारण पहुंचते हैं, 16 को वो एज इन रेजोल्यूशन देते हैं। और उसके बाद 16 सब गांधी लिविंग चंपारण, उसके बाद उनको 21 को फिर से वो अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो गांधी जी का मेन एसोसिएशन जो था चंपारण सत्याग्रह में, वो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धनिंदर मजरुल हक, राजकुमार शुक्ला और रामनवमी प्रसाद और शंभू शारण, ये लोग थे। इनका नाम आप याद रखोगे। उस चंपारण सत्याग्रह जो था वो पहला सत्याग्रह था। क्या था, वो पहला सत्याग्रह था जो बेसिकली लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा इंडिया में। कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। अब देखो यहाँ पे दरभंगा किसान मूवमेंट जो कि 1919 से लेके 1921 में चल रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री वाला बता दूं, सबसे पहले चंपारण होता है, फिर अहमदाबाद होता है, फिर खेड़ा होता है। ठीक है, दोनों में देखो अहमदाबाद में तो एज इन आपको पता होगा प्लेग कमीशन सेटअप होता है, जो बेसिकली हैजा फैल जाता है, तो उसमें एज इन लेबर को कुछ पैसे नहीं दी जाती है। तो लेबर एसोसिएशन जो है वहाँ पे गांधी जी को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें कम से कम 25% जो हमारे कंपनसेशन मिलने चाहिए। और खेड़ा सत्याग्रह वो भी लैंड के लिए प्रॉब्लम था। उसके बाद यहाँ पे एज इन मॉन्टेग्यू क्लेमसफोर्ड रिफॉर्म्स आता है 1919 को, जो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे आप देखोगे डायरकी सिस्टम लाता है। ठीक है, डायरकी सिस्टम जो है बेसिकली ये एज ए सेंट्रल, ये स्टेट्स में लाता है और यूनियन में नहीं लाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर यहाँ पे मुस्लिम को एज इन क्या मिलता है, मतलब वो वर्ड उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को मिलता है। फिर 1919 में यहाँ पे आप देखोगे सिख को भी मिलना स्टार्ट हो जाता है और क्रिश्चियन को भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद होता है कि यहाँ पे एक और इवेंट हो जाता है 1919 में ही, वो इवेंट होता है ना जल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सही है, ठीक है, हम लोग सही जा रहे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी अब हो जाएगा 1920 में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। उससे पहले यहाँ पे दरभंगा किसान मूवमेंट थोड़ा देख लेते हैं। देखो इंस्पायर किया गया चंपारण सत्याग्रह के साथ। जून 1919 में फार्मर ऑफ मधुबनी दरभंगा और डिस्ट्रिक्ट के वो एज इन प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द इंक्रीज रेट ऑफ रेंट। जो रेंट है, भाड़ा जो दिया जाता है ना, अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी विद्यानंद अगेंस्ट दरभंगा राजा, तो वो एज इन उसके अगेंस्ट में ये चंपारण सत्याग्रह से इंस्पायर होके फार्मर ऑफ मधुबनी और दरभंगा जो हैं वो एज इन प्रोटेस्ट करते हैं जून 1919 को। तो मूवमेंट जो है बेसिकली एंड होता है 1920-21 में, आफ्टर दरभंगा राजा गेव कंसेशन रेट ऑफ रेंट। उसके बाद यहाँ पे भक्त किसान मूवमेंट जो है बेसिकली यहाँ पे देखोगे ये 1937-38 को AD को हुआ था। तो फार्मर ऑफ बिहार जो है वो लॉन्च करते हैं भक्त किसान मूवमेंट अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम। ये मूवमेंट जो है बेसिकली ये अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, जो बेसिकली स्नैचिंग कर रहे थे, लैंड को ले रहे थे, लैंड राइट को ले रहे थे फ्रॉम द फार्मर्स। कौन, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या कर रहे थे, फार्म से
एज इन वो लैंड जो है मतलब फार्मर का वो जबरदस्ती जबरन ले ले रहे थे। ये कब का है? 1937-38 में है, ठीक है। 1937-38 में कुछ एज इन बहुत इंपॉर्टेंट इशू चल रहा था क्या बताओ? तो एज इन किसान सभा चल रहा होगा 1936 वाला, आपको ये याद रखना है। और 1930 में तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है। हरिपुरी सेक्शन 39 में होता है। ये सब धीरे धीरे आपको याद करते रहना है ना। देखो यहाँ पे फार्मर फ्रॉम द फार्मर सहजानंद सरस्वती जो है वो इस मूवमेंट को लीड करते हैं। कौन सा? भक्त किसान मूवमेंट को। इन द कोर्स ऑफ दिस मूवमेंट यहाँ पे यदुनंदन शर्मा जो कि गया के हैं, यमुना कारी जो कि दरभंगा के हैं और सारण के हैं, और राहुल संकरी तेयन जो है इन अन्ना वारी मेड दिस इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। वहीं किसान सभा एज इन किसान सभा जो है बेसिकली आप देखोगे ये फॉर्म किया गया है 1922-23 में मुंगेर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना होगा कि अगर किसान सभा से क्वेश्चन छूट पूछ रहा है तो छूटना नहीं है। तो किसान सभा जो है बेसिकली फॉर्म होते हैं 1922-23 में मुंगेर में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ शाह महमूद जुबैर। किनके चेयरमैनशिप में? शाह महमूद जुबैर के चेयरमैनशिप में, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि ये बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट किसान सभा इन बिहार, पहला किसान सभा था बिहार में जो शाह महमूद जुबैर के एज इन चेयरमैनशिप में फॉर्म किया गया था। फिर श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बेसिकली वाइस चेयरमैन थे, और सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर सिंह जो थे वो सेक्रेटरी थे। ये आपको ध्यान रखना है। श्री कृष्ण सिंह जो थे, एस के सिंह, वो एज इन क्या थे? वो एज इन चेयरमैन थे। और चेयरमैनशिप जो बेसिकली किनके अंडर में? तो शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा। तो 1928 में देखोगे स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो स्टैब्लिश करते हैं फॉर्मल किसान सभा। तो ये आपको याद रखना है कि किसान सभा जो है ना, किसान सभा वो 1922 में हुआ था। वहीं फॉर्मल किसान सभा जो है वो सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा वो 1928 में हुआ था। और वो नवंबर 1929 में देखोगे प्रोविंशियल किसान सभा हुआ था। तो प्रोविंशियल किसान सभा जो है वो 1929 में हुआ था, ठीक है। आपको यह पता होगा 1928 में एज इन साइमन गो बैक का नारा भी लगा था, है ना। वो आपको याद रखना है, मन मन में वो सब भी चलते रहना चाहिए, ठीक है। पूरा एज इन हिस्ट्री भी चलना चाहिए और बिहार के बारे में पढ़ रहे हो तो वो तो चलना ही चाहिए। तो देखो प्रोविंशियल किसान सभा जो फॉर्मली क्या होता है, स्टैब्लिश कर दिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती इन नवंबर 1929 प्रोविंशियल किसान सभा। और एज इन 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती स्टैब्लिश करते हैं फॉर्मल किसान सभा इन बिहार पटना में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बेसिकली सोनपुर फेयर, और श्री कृष्ण सिंह जो थे वास इट्स सेक्रेटरी। श्री कृष्ण सिंह जो है वो एज ए सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो लीडर देखोगे बेसिकली करणन शर्मा, राहुल संकृकायन और पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा एक्सेट्रा जो थे वो एज इन्वोक करते हैं इन बिहार किसान मूवमेंट में। वो क्या करते हैं? बिहार किसान मूवमेंट में बेसिकली वो फिर से प्रेजेंट हो जाते हैं। तो देखो सेकंड सेशन देखोगे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो था वो एज इन कब हुआ था? वो 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पुरुषोत्तम दास और टंडन थर्ड सेशन जो बेसिकली हाजीपुर में हुआ था 1935 में। किसका? ये बेसिकली प्रोविंशियल किसान सभा का। प्रोविंशियल किसान सभा कब फॉर्म हुआ था? 1929 में। और किन के हेल्प से? ये बेसिकली देखो यहाँ पे है ना फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया था। और चेयरमैनशिप एज इन स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो यहाँ पे पहला सेशन हो गया। दूसरा सेशन यहाँ पे एज इन सेकंड सेशन के बारे में अगर बोल रहा है तो एज इन किसान सभा का वो 1934 में हुआ था। फॉर्म कब किया गया था? 1929 में। चेयरमैनशिप कौन है इसकी इस बार? तो एज इन पुरुषोत्तम दास थे। पहले वाले कौन थे? वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो थर्ड सेशन आप यहाँ पे अगर देखोगे, थर्ड सेशन ये बेसिकली हाजीपुर में हुआ। दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा जो बेसिकली सेकंड सेशन जो था वो बेसिकली सेकंड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज हेल्ड इन 1934। इसका जगह नहीं दिया ना। थर्ड जो था वो एज इन हाजीपुर में हुआ था 1935 में, और सेकंड जो था वो 1934 में। पहला जो था 1929 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर से स्वामी सहजानंद सरस्वती ही आते हैं 1935 वाले में। तो नवंबर 1936 में देखोगे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉट अगेंस्ट द लैंड ऑपरेशंस इन मुंगेर बरहिया ताल अंडर द लीडरशिप ऑफ करयानंद शर्मा। और अप्रैल 1936 में देखोगे ये बेसिकली 11 अप्रैल 1936 ऑल इंडिया किसान सभा जो था वो फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो आप लोगों ने कितना, सबसे पहले 1922 में किसान सभा, फिर उसके बाद प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में, उससे पहले एज इन 1928 में ये फॉर्मल किसान सभा, फॉर्मल किसान सभा, प्रोविंशियल किसान सभा, उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा जो वो 1936 में फॉर्म किया गया था 11 अप्रैल को, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्म किया गया था लखनऊ में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती, एंड सेक्रेटरी जो थे वो बेसिकली एन जी
रंगा थे। कौन थे? एनजी रंगा थे। और मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली किसान सभा का आप देखोगे बेसिकली तो क्या करना है, जितने भी प्रॉब्लम फार्मर फेस करते हैं उसको नेशनल लेवल में लाना है और उसको सॉल्व करना है। वहीं पे प्रोमिनेंट फार्मर लीडर आप देखोगे तो यदुनंदन शर्मा जो है वो गया रूल करते थे, मतलब गया एज एन उसके इंपॉर्टेंट लीडर थे गया वाले जगह का। और यमुना करकरी जो थे वो एज एन दरभंगा सारण वाले रीजन में बेसिकली लीड करते थे, एज एन उसके वर्क में आते थे। और राहुल संकरी तायन जो है बेसिकली अनवारी और अंबारी, और करयानंद शर्मा जो है वो मुंगेर और भारतीय ताल में। अब यहाँ पे देखो ओवर हियर, यहाँ पे देखोगे ना प्रोमिनेंट कंपोजिशन ऑफ शरणानंद सरस्वती, अब देखोगे तो हुंकार, ये कंपोजिशन उनकी तरह लिखा गया है, ठीक है। हुंकार हो गया, किसान क्या करे, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान, किसान सबके सभा के अ, संस्मरण, फिर खेत मजदूर, फिर क्रांति और संयुक्ता मोर्चा, फिर गीता हृदय, जमींदारी का खात्मा कैसे हो, फिर किसानों का फंसने की तैयारियां, किसानों को फंसाने की तैयारियां, मेरा जीवन संग्रह, और कर्म कर्म कलप, ये सब क्या है? ये बेसिकली कॉम्पोजिशन है जो बेसिकली लिखे गए हैं सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अब देखो खिलाफत मूवमेंट थोड़ा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने उस टाइम खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो रखा था, जलियांवाला बाग भी रखा था। वो कुछ रोलैट एक्ट हो गया 1916 वाला, वो छूट गया था, वो आपको याद रखना है। रोलैट एक्ट 1916 वाला। खिलाफत मूवमेंट जो है बेसिकली ऑटोमन एम्पायर, टर्की से स्टार्ट हुआ था। कैलिफ्स का एज इन कौन वहाँ पे रहेंगे, वहाँ के पोजिशन से हटा दिए गए थे। तो उन्हीं का मूवमेंट जो है वो झारखंड मतलब एज इन गांधी जी के द्वारा इंडिया में लाया गया। तो देखो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत मूवमेंट 1990s लेकिन 1923 तक चला था, जो बेसिकली प्रोटेस्ट था अगेंस्ट ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस इम्पोज्ड बाय अलाइड नेशंस। अलाइड नेशंस जो बेसिकली प्रॉब्लम ला रहा था, और वो एज इन कहाँ पे, ऑन टर्किश कैलिफ में। फिर एट द नेशनल लेवल देखोगे ये मूवमेंट जो है बेसिकली लीड किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। तो अगर नेशनल लेवल में अगर कोई पूछ दे तो ये मूवमेंट जो है किनके द्वारा लीड किया गया था, तो एज इन मोहम्मद अली और शौकत अली। और लेटर देखोगे गांधी जी जो है बेसिकली प्रोवाइड करते थे लीडरशिप, जिसका एम क्या था, तो एज इन कोऑपरेशन लेना है मुस्लिम का इन नेशनल मूवमेंट में, मतलब मुस्लिम का भी कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए नेशनल मूवमेंट में। तो नवंबर 1990 को देखोगे एक मीटिंग जो पटना में हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हसन इमाम, जो देखा जाए तो इन दिस अ कॉल जो बेसिकली बॉयकॉट करना है पीस सेरेमनी को, क्या करना है, गिवन टू बॉयकॉट पीस सेरेमनी को। और मार्च 1920 को जितने भी मुस्लिम बिहार के थे वो स्ट्राइक में चले जाते हैं। कब? मार्च 20 1920 को। ये आपको याद रखना है कब गए थे एज स्ट्राइक में, तो मार्च 20 1920 को। और उसके बाद 1920 में देखोगे खिलाफत मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू करता है अलॉन्ग विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन खिलाफत मूवमेंट ऑटोमेटिकली जो है बेसिकली इनइफेक्टिव हो जाता है ड्यू टू एबॉलिशन ऑफ पोस्ट ऑफ कैलिफ इन टर्की, जो बेसिकली मुसाफा कमाल पाशा इन 1994 जो बेसिकली उनके द्वारा क्या हुआ था, पोस्ट ऑफ कैलिफ जो है वो हटा दिया गया था, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो बिहार में चल रहा था, तो सितंबर 1920 में आप देखोगे गांधी जी का प्रपोजल था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो एज एक्सेप्ट किया गया इन अ स्पेशल सेशन ऑफ कलकत्ता अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लाला लाजपत राय। ये आपको याद रखना है कि 1920 में ना कलकत्ता सेशन हो रहा था, और उसके प्रेसिडेंटशिप मतलब उसको कौन प्रिसाइड कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो उन्हीं के प्रेसिडेंटशिप में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बेसिकली एक्सेप्ट किया गया था कलकत्ता सेशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नागपुर सेशन हुआ, एज इन सेशन में जो 1920 को हुआ, तो वो सी आर दास बेसिकली प्रपोज थे। एक प्रपोजल जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पास हुआ, ये बेसिकली फुल्ली अप्रूव कर दिया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वी राज विजय राघवचार्य के द्वारा। अर्लियर जो बेसिकली अब देखोगे बिहार में 12th सेशन ऑफ बिहार जो हुआ था ना 1900 12th सेशन वाला ही हुआ था ना 1911 वाला। तो देखो यहाँ पे 1912 वाला, तो देखो अंडर द बिहार अर्लियर इन बिहार इन 1912 सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस भागलपुर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजेंद्र प्रसाद एम्फेसिस वाज लेड ऑन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर 1920 में अब देखोगे बेसिकली एक नशबंदी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ कहाँ पे, शाहाबाद में। तो एज ए नशबंदी मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, शाहाबाद वाले रीजन में। उस इन द कोर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लीडर जो है जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, मजहरुल हक हो गए, ब्रजकिशोर प्रसाद हो गए, मोहम्मद शाफी दाऊदी हो गए, एक्सेट्रा जो है वो बेसिकली विड्रॉ करते हैं अपना नाम फ्रॉम द लेजिस्लेटिव इलेक्शन से। वहीं राजेंद्र प्रसाद जो है वो एज इन उस पोजीशन में बेसिकली एडवोकेट करते हैं, क्या करते हैं, एडवोकेसी उसी पोजीशन में देते हैं। उनके ब्रदर राय साहब महेंद्र प्रसाद जो है बेसिकली वो रिटर्न करते हैं अपना टाइटल राय साहब और रिजाइन करते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट से, ठीक है। बेसिकली क्या चल रहा है, ये नॉन कोऑपरेशन
कॉर्पोरेशन मूवमेंट का बेसिकली ये एज एन रिटेलिएशन चल रहा है, ठीक है, एक्शन चल रहा है, ठीक है, कि कैसे हम लोग को एक्ट करना है। और ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या क्या हुआ है ये आपको याद रहना चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, अपना एडवोकेसी जो है बेसिकली छोड़ दिया, और उनके ब्रदर ने क्या किया, रिजाइन करते हैं अपने पोस्ट मजिस्ट्रेट से। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऐसे कि नेशनल कॉलेज जो है वो स्टैब्लिश किया गया, जो प्रोवाइड करेगा अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एजुकेशन, और राजेंद्र प्रसाद जो है उसके प्रिंसिपल बन जाते हैं। ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पीरियड में ही ये सब हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो बिहार, जस्ट अ सेकेंड, कलर और चाहिए, हाँ, देखो बिहार विद्यापीठ जो है बेसिकली इनॉग्रेट किया गया गांधी जी के द्वारा ऑन 6 फरवरी 1921। कब? 1921 को बिहार विद्यापीठ जो है वो बेसिकली लाया गया इन द प्रीमाइस ऑफ नेशनल कॉलेज। उसमें मजरुल हक जो है एज इन चांसलर बनते हैं, और ब्रज किशोर प्रसाद जो है वो एज इन वाइस चांसलर बनते हैं इस कॉलेज का। उसके बाद ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट देखोगे मजरुल हक जो है बेसिकली स्टैब्लिश करते हैं सदाकत आश्रम। तो ये एज ए सदाकत आश्रम का जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है, ठीक है, आपको याद रखना होगा कि कौन सेटअप करता है। तो मजरुल हक जो है बेसिकली स्टैब्लिश करते हैं सदाकत आश्रम ऑन द लैंड जो डोनेट किया गया है बाय फ्रेंड कायरू मिया नियर दीघा। दीघा कहाँ है प्रेजेंट डे? उड़ीसा में है, ठीक है ना, नहीं वेस्ट बंगाल में ना, वही मतलब कोस्ट में है ना। फिर ऑन 30 सितंबर 1921 मजरुल हक जो है बेसिकली वो स्टार्ट करते हैं पब्लिशिंग अ न्यूज़पेपर जिसका नाम क्या है, द मदरलैंड। तो अगर पूछा गया कि द मदरलैंड जो न्यूज़पेपर है वो किन के द्वारा है, तो बेसिकली ये एज एन मजरुल हक के द्वारा है फ्रॉम सदाकत आश्रम। वो बेसिकली प्रोपोगेट किया गया नेशनल सेंटिमेंट को। फिर ऑन 22 दिसंबर 1921, कब? 22 दिसंबर 1921 क्राउन प्रिंसेस ऑफ वेल जो है वो पटना आते हैं। कब आते हैं? 22 दिसंबर 1921 को। और वहीं पे सितंबर 30 एज इन 1931 को मजरूल हक क्या करते हैं, वो एज इन एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, इसका नाम क्या है, द मदरलैंड, जो सदाकत आश्रम से करते हैं, जो बेसिकली प्रोपोगेट करता है नेशनल सेंटिमेंट को, मतलब नेशनलिस्ट को, बेसिकली वो उनके लिए समर्पित है। और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऊपर देखो, यहाँ पे ऊपर देखो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मजरूल हक जो है वो स्टैब्लिश करते हैं क्या, सदाकत आश्रम, ठीक है। ये आपको ये सब याद रखना है कि कौन कर रहा है क्या। तो सदाकत आश्रम जो है वो एज इन मजरूल हक के द्वारा सेटअप किया जाता है बाय कौन से लैंड में, जो वैसा लैंड में जो बेसिकली कायरू मियाँ नियर दीघा वो लैंड देते हैं बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो सदाकत आश्रम सेटअप करने के बाद, पब्लिश करने के बाद न्यूज़पेपर के बाद 22 जो है बेसिकली 1921 में, देखो यहाँ पे 22 दिसंबर 1921 को क्राउन प्रिंस के वेल जो है, मतलब वेल्स के क्राउन प्रिंस जो है वो अराइव होता है पटना में। ए स्ट्राइक होता है पटना में ऑन दैट डे 22 दिसंबर को। उसके बाद जैसे ही चौरी चौरा इंसिडेंट होता है ना 5 फरवरी 1922 को, है ना, 5 फरवरी 1922 को गांधी जी क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को फरवरी 12 1922 को, ठीक है। देखो 5 फरवरी को क्या होता है, ये बेसिकली 5 फरवरी को यहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को 12 फरवरी को हटा दिया जाता है। उससे पहले देखो यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है। 30 सितंबर 1921 को, 22 सितंबर 1921 को क्राउन प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं, उसमें उनके खिलाफ भी बेसिकली क्या होता है, स्ट्राइक होता है। उसमें होता क्या, अब यहाँ पे देखो ओवर हियर कि इमारत ई शायरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज फॉर्म किया गया इन फुलवारी बाई मौलाना सज्जाद फॉर नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब नेशनल मूवमेंट देखोगे कुछ बिहार का, तो स्वराज पार्टी और बिहार में देखोगे तो 37 सेशन जो कांग्रेस का हुआ था ना वो 1922 इन गया हुआ था, ठीक है, 37 सेशन, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली सेशंस यहाँ पे बढ़िया से देख लिया है, एक बार आओ रिवाइज कर ले। रिविजन्स जो है इस एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 27 बार 27 सेशन, मैंने उस टाइम गलत बोल दिया था, 1912 वाला, हाँ सही सही बोला था क्या। देखो 27 सेशन जो है 1912 वाला बांकीपुर, 1922 10 साल बाद 37 सेशन, और 940 जो 54th सेशन है वो रामगढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आगे यहाँ पे ओवर हियर देखते हैं, कहाँ पे कहाँ गया, हाँ, कि 37 सेशन जो गया में हुआ था, 27वां सेशन जो एज इन बांकीपुर में हुआ था ना, तो जो कि 1912 गया में हुआ था, ये बेसिकली प्रेजेंट करता है, मतलब प्रेसिडेंट जो थे इसके एज इन देशबंधु चित्तरंजन दास थे, सी आर दास थे, ठीक है। ये बेसिकली देखोगे तो इन दिस सेशन कांग्रेस जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो बॉयकॉट करने वाले हैं और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एज इन लेजिस्लेचर में। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो फेवर में थे कि वो एंटर करेंगे लेजिस्लेचर को, और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, वहाँ पे एज इन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और अपने बात को बनवाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो फॉर्मली देखोगे, ये उन्होंने मतलब कांग्रेस जो एज इन चाहता है कि वो एज इन वहाँ पे पार्ट नहीं ले, ठीक है, लेजिस्लेचर में। और चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं वो चाहते हैं। तो एज इन यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे एज इन होता है, तो वहाँ पे एक स्वराज पार्टी फॉर्म किया था 1923 में। क्या
क्या फॉर्म किया जाता है? 1923 में स्वराज पार्टी फॉर्म किया जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एंटर करना है लेजिस्लेचर को, अपोज करना है ब्रिटिश पॉलिसीज को। तो बिहार द स्वराज पार्टी जो है वो फॉर्म किया गया श्री कृष्ण सिंह इन 1923 के द्वारा। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है स्वराज पार्टी के, वो बिहार के, इन बिहार जो था वो एज इन श्री नारायण प्रसाद, और सेक्रेटरी जो थे वो अब्दुल बारी थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि देखो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी थे वो फेवर में थे कि वो एंटर करेंगे एज ए लेजिस्लेचर को, इसीलिए उन्होंने एक पार्टी स्वराज पार्टी फॉर्म किया 1923 में। और यहाँ पे 1923 में स्वराज पार्टी जो फॉर्म हुआ है वो एज इन फॉर्म किया गया श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1923 में। और पहले प्रेसिडेंट जो थे वो स्वराज पार्टी के, जो कि बिहार में था, वो एज इन श्री नारायण प्रसाद थे। सेक्रेटरी जो थे वो एज इन अब्दुल बारी थे। कौन थे? श्री नारायण प्रसाद। ये इसलिए मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। श्री नारायण प्रसाद जो थे वो एज इन कौन थे? वो बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे। उसको साइमन कमीशन जो बिहार में हुआ था 1928 के टाइम पीरियड में, आप देखोगे तो अनदर as there was no single Indian member in the Simon Commission, it was decided to protest on arrival in India. तो साइमन कमीशन जो है बेसिकली अराइव हुआ था इंडिया में 1928 को। कमीशन जो है एज एन इंडिया में पर्पस देखोगे इसका तो इन्वेस्टिगेट करना है मोंटेक्यू क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म जो 1990 में आए थे। तो 1990 में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे मोंटेक्यू क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म्स में, और उस रिफॉर्म्स को चेक करने के लिए साइमन कमीशन आया था, जो 1919 में डिसाइड हो गया था कि 10 साल बाद आएगी, लेकिन 10 साल के बजाय 9 साल में ही वो आ गई थी एक बॉडी, एक कमेटी जो देखेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस कमेटी में कोई भी इंडियन लोग नहीं थे, तो वो एक अलग प्रॉब्लम था। तो इंडियन लोग नहीं थे तो इंडियन जो है बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके खिलाफ। तो एज देखोगे ये नेशनल लेवल में देखोगे तो लीडरशिप जो है बेसिकली नहीं, साइमन कमीशन जो है एज ए 1928 में आता है। कमीशन जो है इंडिया में आता है विद द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द मोंटेग्यू क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म्स। अब प्रोटेस्ट जो है बेसिकली नेशनल लेवल में होता है, और लीडर इसके कौन रहते हैं? लाला लाजपत राय। तो बिहार में देखोगे साइमन कमीशन जो है पटना में आता है। कब? एज इन ये 12 दिसंबर 1928 को आता है। कब आता है? 1928 को आता है, लेकिन 12 दिसंबर को आता है। और यूथ ऑफ बिहार जो है बेसिकली वो प्रोटेस्ट करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ अरुण अनुग्रह नारायण सिंह। तो देखो लीडरशिप जो था वो बेसिकली साइमन कमीशन का, मतलब उनके खिलाफ लड़ने का, वो तो एज इन लाला लाजपत राय जी के पास था। और बिहार में आप देखोगे तो अनुग्रह नारायण सिंह की मतलब वो लीड कर रहे थे साइमन कमीशन अगेंस्ट साइमन कमीशन। अब यहाँ पे देखो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है, हम लोगों ने कुछ देर पहले एज इन किसान सभा देखा था, उसके बाद प्रोविंशियल किसान सभा देखा 1929 को, उसको ऑल इंडिया किसान सभा देखा 1936 को एज इन सहजानंद सरस्वती के द्वारा के, मतलब उनके प्रेसिडेंटशिप में। अब यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी है। तो 1931 में ना एज इन गंगा शरण सिन्हा, कौन? गंगा शरण सिन्हा जो हैं, और रामनंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनुपुरी एक्सेट्रा स्टैब्लिश करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी का नाम जो है वो एज इन रटा हुआ होना चाहिए। 1931 में एज इन गंगा शरण सिंह, रामानंद सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी, उनके द्वारा एज इन बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 को फॉर्म किया जाता है। क्रेडिट जो है बेसिकली स्टैब्लिश करने के लिए वो एज इन बिहार सोशलिस्ट का ये एज इन दिया गया है जयप्रकाश नारायण को और फूलन प्रसाद वर्मा को। क्रेडिट किसको दिया गया है? एज इन जयप्रकाश नारायण को और फूलन प्रसाद वर्मा को। तो यहाँ पे 1934 में देखोगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है वो फॉर्म किया गया, और बेसिकली फॉर्मली स्टैब्लिश किया गया इन अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो बेसिकली आचार्य श्री नारायण देव थे। प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य श्री नारायण देव। और सेक्रेटरी जो थे वो बेसिकली जयप्रकाश नारायण थे। तो ऑन द अदर मेंबर देखो, इट्स अदर मेंबर जो है थे बेसिकली राम वृक्ष बेनुपुरी और गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ला एक्सेट्रा। मेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो देखोगे बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशंस का, तो वो प्रमोट करना है सोशलिस्ट आइडिया और ऑर्गेनाइज करना है फार्मर्स और लेबर्स को। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार आप देखोगे तो लेबर जो, मतलब लाहौर सेशन जो कांग्रेस में हुआ था 1929 को, ये बेसिकली प्रपोजल जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के द्वारा लाया गया था अलॉन्ग विद पूर्ण स्वराज वॉज प्रपोज्ड। मतलब पूर्ण स्वराज जो था वो भी प्रेजेंट था और वहाँ पे पास कर दिया गया था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कांग्रेस सेशन जो लाहौर में हुआ था वो लाया गया था। ये अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पे देखोगे, इन अकॉर्डेंस विद एन प्रपोजल, ये इंडिपेंडेंस जो था वो बेसिकली सेलिब्रेट किया गया था विद एन एंथुजियाज्म इन एंटायर इंडियन इंक्लूडिंग बिहार ऑन 26 जनवरी 1930 को। फिर गांधी जी स्टार्टेड दांडी यात्रा। ये बेसिकली 12 मार्च से 6 अप्रैल तक रहता है 1930 में। वो क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं सत्याग्रह जो वायलेट करता है सॉल्ट लो को दांडी में। ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं ना। तो ये ओनली एसोसिएट जो है बेसिकली फ्रॉम द बिहार अमंग द इनिशियल्स। और 78 एसोसिएट्स जो थे वो बेसिकली गिरिवर्धरी चौधरी और गिरिवरधरी, जो बेसिकली रेसिडेंट थे कुशेश्वर स्थान ऑफ दरभंगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, कुशेश्वर स्थान से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो द ओनली एसोसिएट्स फ्रॉम बिहार जो थे ना, वो किस में
ये डांडी मार्च में जो 12 अप्रैल से 6 अप्रैल तक चला था, सॉरी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो चला था, तो ओनली स्टेट्स जो मतलब एसोसिएट्स मतलब सिर्फ एक ही बिहार के इंसान थे अमंग द इनिशियल 78 एसोसिएट्स, जो वो कौन थे? गिरिवधारी चौधरी, गिरिवरधारी चौधरी। वहीं गिरिवरधारी जो थे बेसिकली रेजिडेंट थे कुशेश्वर स्थान दरभंगा के, और बिहार जो था बेसिकली ही इज ऑल्सो नोन एज अ कारू बाबू और एज इन मैथिली गांधी। ठीक है, मैथिल गांधी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एज इन डांडी मार्च जो हुआ था उसमें गिरिवरधारी जो थे वो एज इन 78 एसोसिएट्स में से वन ऑफ देम थे, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। सॉल्ट सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था ना, वो स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल को बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉइल इन चंपारण एंड सारण। तो ये याद रखना है कि सॉल्ट सत्याग्रह जो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, वो बिहार में कब स्टार्ट हुआ था? तो 15 अप्रैल को कब स्टार्ट हुआ था बिहार में? वो बेसिकली आप देखोगे तो बिहार में 15 अप्रैल में बेसिकली स्टार्ट हुआ था बाय मेकिंग द सॉल्ट फ्रॉम सॉइल सॉरी सॉल्टी सॉइल एंड चंपारण एंड सारण डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉरेन क्लोथ्स और लिक्वर शॉप जो थे वो बेसिकली अपोज कर दिए गए थे बिहार में। स्वदेशी लीग, यहाँ पे देखो स्वदेशी लीग जो था वो स्टैब्लिश किया गया था मई 1930 को, जो बेसिकली प्रेजेंट किया गया था सर अली इमाम के द्वारा। और ड्यूरिंग दिस मूवमेंट प्रिजनर जो थे बेसिकली छपरा जेल के, वो बॉयकॉट कर रहे थे कि वो फॉरेन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे और स्टार्टेड एज अ नंगी हड़ताल। कहाँ पे? प्रिजनर्स है छपरा जेल। तो अगर पूछा जाए स्वदेशी लीग जो था वो स्टैब्लिश कब किया गया था? मई 1930 को। और बेसिकली श्री अ, अली इमाम जो थे वो इसके कौन थे? वो एज इन यहाँ के प्रेसिडेंट थे। और वहीं पे ये नंगी हड़ताल जो था वो बेसिकली छपरा जेल से था। और ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये मूवमेंट जो था बेसिकली लॉन्च किया गया था, स्टॉप करना था चौकीदारी टेक्स्ट को। और चौकीदारी टेक्स्ट जो था वो बेसिकली स्टॉप किया गया था सारण में, चंपारण में, साहिबाबाद में, पूर्णिया में, मुंगेर में और पटना में। क्या? चौकीदारी टेस्ट। फिर ऑन 30 जून 1930 को कांग्रेस जो था क्या कर रहा डिक्लेयर कर रहा था? इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। और ऑन जुलाई 5 राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको एज एन अरेस्ट कर लिया गया और एज एन सेंटेंस कर दिया गया 6 महीने के इम्प्रिजमेंट के लिए। फिर ऑन 26 जुलाई 1931 देखोगे एक प्रोसेशन था, वो एज इन क्या था? वो वॉज टेकन आउट इन बेगूसराय अंडर लीडरशिप ऑफ रंगुनाथ ब्रह्मचारी। जो डीएसपी बशीर अहमद जो थे वो बेसिकली फायर कर दिए गए ऑन क्राउड। तो क्राउड में क्या करते इतना, तो ठीक है इतना आपको नहीं जानना है, बस ये जान लो कि चंद्रशेखर सिंह जो थे और रामचरण सिंह, छट्टू सिंह और बनारसी सिंह जो थे वो प्रोमिनेंट थे अमंग द मैटियर शहीद्स। उसके बाद आफ्टर हिज अरेस्ट राजेंद्र प्रसाद जो थे वो नॉमिनेट करते हैं दीप नारायण सिंह ऑफ भागलपुर एज अ सक्सेसर। और द मूवमेंट जो था वो एज इन रिमेन रहता है, द मूवमेंट रिमेन क्वाइट एक्टिव इन बिहार एंड गांधी सस्पेंडेड द मूवमेंट। अब बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन 1937 वाला देखोगे तो एज एन इलेक्शन जो था वो बेसिकली हुआ था फ्रॉम फॉर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन जनवरी 1937 को। फिर कांग्रेस जो था बेसिकली कंटेस्ट कर रहा था 107 अमॉन्ग 152 सीट्स, मतलब 152 सीट्स में से कांग्रेस जो है 107 सीट्स में वो लड़ रहा था, और जिसमें से 98 सीट जो है बेसिकली वो जीत गया। तो कांग्रेस गॉट द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन बिहार। तो कांग्रेस को क्या मिला? एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन बिहार। तो कांग्रेस जो है बेसिकली ऑल्सो गॉट मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कांग्रेस को एज इन देखोगे यहाँ पे मेजोरिटी मिला था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और द देन गवर्नर एम जी हैलेट जो थे वो इनवाइट करते हैं लीडर ऑफ कांग्रेस एज लेजिस्लेटिव पार्टी श्री कृष्ण सिंह को कि वो फॉर्म करे गवर्नमेंट को। श्री कृष्ण सिंह जो थे वो रिफ्यूज होते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो रिफ्यूज करते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट व्हेन द गवर्नर डिड नॉट गिव एन अश्योरेंस ऑफ नॉट इंटरफेयरिंग इन द लेजिस्लेटिव वर्क्स में। ठीक है, उसको देखो जैसे ही आफ्टर दिस गवर्नर जो है वो इनवाइट करते हैं महमूद यूनस को। किनको? महमूद यूनस को, द लीडर ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी और द इंडिपेंडेंट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। क्योंकि देखो कांग्रेस जो है यहाँ पे क्या करते हैं, गवर्नर डिड नॉट गिव अश्योरेंस ऑफ नॉट इंटरफेयरिंग द लेजिस्लेटिव वर्क, तो एज इन क्या करते हैं श्री कृष्ण सिंह जो है वो रिफ्यूज कर जाते हैं। तो एज इन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन रिफ्यूज करता है? तो श्री कृष्ण सिंह जो है वो रिफ्यूज करते हैं। क्यों श्री कृष्ण सिंह रिफ्यूज करते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण सिंह इसलिए रिफ्यूज करते हैं क्योंकि उनको एज इन एश्योरेंस नहीं मिलता है कि वो एज इन उसमें इंटरफेरेंस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाता है। तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है बेसिकली लीडर ऑफ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट जो बिहार में था वो फॉर्म कर दिया गया 1 अप्रैल 1937 को। तो फर्स्ट इंटरिम
कैबिनेट जो था वो कहाँ फॉर्म किया गया, 1 अप्रैल 1937 को, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ महमूद यूनस, पहला इंटरिम कैबिनेट जो बिहार में फॉर्म किया गया वो कब फॉर्म किया गया, 1 अप्रैल 1937 को, और लीडरशिप इसके मोहम्मद यूनस थे। मोहम्मद यूनस जो है एज इन पहले इंडियन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बनते हैं। देन द चीफ मिनिस्टर जो था वो बेसिकली उनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, मतलब उस टाइम के चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। आफ्टर द डिसीजन ऑफ द कांग्रेस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनिस जो है, महमूद यूनिस, वो रिजाइन करते हैं फ्रॉम द इंटरिम कैबिनेट। जैसे ही डिसीजन लेता है, डिसीजन ऑफ कांग्रेस टू बी गवर्नमेंट, टू फॉर्म द गवर्नमेंट, महमूद यूनिस जो है रिजाइन होते हैं टू फॉर्म द इंटरिम कैबिनेट। फिर ऑन 20 जुलाई 1937 को, ये आपको याद रहना चाहिए, मैं एज इन अगर हो सकता है कि मैं पढ़ के पार कर दे रहा हूँ, तो ये एज इन उतना आसान है नहीं, आपको पार पता याद रखना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला इंटरिम कैबिनेट जो था बिहार में कब फॉर्म किया गया था, तो 1937 को फॉर्म कर दिया गया था, ठीक है। और एज ए श्री कृष्ण सिंह ने फॉर्म किया, तो वो क्यों नहीं फॉर्म किया, तो श्री कृष्ण ने फॉर्म किया था, लेकिन वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि उसमें गवर्नमेंट बोल रहे थे कि हम अपना इंटरवेंशन करेंगे यहाँ पे, तो उन्होंने नहीं किया था। तो लार्जेस्ट सेकंड पार्टी, मतलब लार्जेस्ट पार्टी जो एज उनके बाद जो पार्टी था, उनको बुलाया गया। तो कौन थे, तो बेसिकली इसमें आप देखोगे तो मोहम्मद यूनिस, गवर्नर इनवाइट मोहम्मद यूनिस, उनको इनवाइट कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1937 को ये मोहम्मद यूनिस फॉर्म कर जाता है पार्टी। तो मोहम्मद यूनिस जो थे वो एज एन पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं बिहार का, और देन चीफ मिनिस्टर जो बेसिकली उनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। जैसे ही डिसीजन ऑफ कांग्रेस जो था वो एज एन फॉर्म करता है गवर्नमेंट का, मोहम्मद यूनिस जो है रिजाइन करते हैं फ्रॉम द इंटरिम कैबिनेट, वो रिजाइन कर लेते हैं। और फिर ऑन 20 जुलाई 1937 को पहला कांग्रेस कमेटी जो है वो फॉर्म करता है बिहार में अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह। तो देखो यहाँ पे 20 जुलाई 1930, कब, 20 जुलाई 1937 को फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट जो है वो एज इन क्या करते हैं, कांग्रेस कमेटी जो थे वो फॉर्म करते हैं बिहार में अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जो है बेसिकली एज अ फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मोहम्मद यूनिस जो है एज एन फर्स्ट इंडियन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बनते हैं, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जो है बेसिकली कांग्रेस चीफ मिनिस्टर वो बनते हैं श्री कृष्ण सिंह। फिर राम दयालु सिंह जो थे वो एज इलेक्ट होते हैं एज अ स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रोफेसर अब्दुल बारी और जो है वैसे इनको इलेक्ट किया गया है एज अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कांग्रेस कैबिनेट आप देखोगे बेसिकली, तो ये फॉर्म किया गया और अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह, और अनाउंस किया गया रेजिग्नेशन फ्रॉम द कैबिनेट फॉर फर्स्ट टाइम इन द फरवरी 1938 को, ड्यू टू डिमांड फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि इम्प्रिजन्ड है अंडमान और निकोबार में। तो कैबिनेट जो है बेसिकली डिड नॉट रिजाइन बिकॉज द प्रिजनर्स जो थे बेसिकली वे रिलीज बाय द गवर्नर, वो एज इन गवर्नमेंट के द्वारा वो रिलीज कर दिए गए थे। वहीं पे एज इन कांग्रेस कैबिनेट जो है वो फॉर्म करते हैं, मतलब फॉर्म किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह इन बिहार। क्या, कांग्रेस कमेटी जो है, कैबिनेट जो है वो एज इन फॉर्म किया गया अंदर श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने पहली बार रिजाइन दे दिया था। उसके बाद जैसे ही उन्होंने रिजाइन दिया था, तो कौन फॉर्म करता है, तो मोहम्मद यूनिस फॉर्म करते हैं। फिर मोहम्मद यूनिस जो है फिर से रिजाइन दे देते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह फिर से फॉर्म कर जाते हैं, फॉर्म करते हैं अपना पार्टी 1937 को 20 जुलाई, है ना। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखोगे कांग्रेस कैबिनेट फॉर्म करते हैं अपनी लीडरशिप बेसिकली श्री कृष्ण सिंह के अंतर्गत इन बिहार में, और रिजाइन करते हैं ऑन अक्टूबर 39। क्यों, अगर ये मतलब ये रिजाइन फिर से रिजाइन तो कर लेते हैं, तो इसलिए रिजाइन करते हैं क्योंकि ब्रिटिश जो थे अपना मतलब इंडिया को इन्वॉल्व कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विदाउट कंसेंट ऑफ द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के बिना पूछे इंडियन लोगों को आप एज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए कैसे बोल सकते हो। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह आप देखोगे बिहार में तो बेसिकली स्टार्ट कर दिया गया था 1940 में। मूवमेंट जो था बेसिकली आप देखोगे तो अगस्त प्रपोजल जो था वो एज इन अगेंस्ट अगस्त प्रपोजल था, जो बेसिकली लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी के अंतर्गत हुआ था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अपोज करना है ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल को और एज इन इंडिया पीपल को अवेयर करना है। तो आचार्य विनोबा भावे जो थे वो बेसिकली वो एज इन चुने गए थे पहले सत्याग्रही, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रही पहले चुने गए थे। सेकंड सत्याग्रही जो थे वो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू थे, और थर्ड सत्याग्रही जो थे वो एज इन ब्रह्म दत्त थे। तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो एज इन चूज किए गए थे पहले सत्याग्रही फ्रॉम बिहार। तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो एज इन पहली बार चुने गए, मतलब पहले सत्याग्रही जो थे वो बिहार चुने गए थे। और आफ्टर हिम अनुग्रह नारायण सिंह जो थे वो एज इन इंडिविजुअल सत्याग्रह लीड किए थे। कौन लीड किए थे इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो अनुग्रह नारायण सिंह। और गौरी शंकर सिंह जो थे जो कि गया में थे, और श्याम नारायण सिंह जो थे जो कि सिलाव में थे, वो इनिशिएट वो एज इन इनिशिएटेड किए, मतलब इनिशिएटेड इंडिविजुअल सत्याग्रह। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आप देखोगे जो कि बिहार में हुआ था, जैसे ही फेलियर हो गया था क्रिप्स मिशन का, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो 1942 में आप देखोगे 8 अगस्त 1942 को ये एज एन लाया गया था। तो क्रिप्स मिशन पहले आता है, तो क्रिप्स मिशन जो है बेसिकली बहुत कुछ में डिमांड रहता है एज एन, लेकिन वो पास नहीं हो पाता है। तो उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाता है।
तो इसका डेट आप देखोगे तो 8 अगस्त 1942 को आता है। तो नेशनल लेवल में देखोगे बेसिकली गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई। और 9 अगस्त को देखोगे, 8 अगस्त हो गया, 9 अगस्त को देखो मेन लीडर ऑफ कांग्रेस जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। और बिहार में देखोगे राजेंद्र प्रसाद जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया और बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। वहीं पे बालदेव सहाय जो है वो एज रिजाइन करते हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल, जो कि प्रोटेस्ट था, इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ मेन लीडर ऑफ कांग्रेस बाई ब्रिटिशर्स। और 11 अगस्त देखो, 8 अगस्त हो गया, 9 अगस्त हो गया, है ना। अब 11 अगस्त को क्या होता है, स्टूडेंट ऑफ बिहार जो थे वो ऐसे क्या करते हैं, प्रोसेशन निकालते हैं इन द फ्रंट ऑफ सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, और बेसिकली ट्राई करते हैं कि एक फ्लैग टू होस्ट द फ्लैग ऑन द मेन बिल्डिंग। फिर ऑन द ऑर्डर ऑफ देन फिर ऑन द ऑर्डर ऑफ देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पटना WG आरकर जो थे वो एज इन पुलिस ओपन फायर करते हैं, मतलब ऐसे खुली गोली मारते हैं, जिसमें से 7 बच्चों की डेथ हो जाती है। 7 बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, ये बेसिकली सेक्रेटेरिएट के बाहर अपना झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी ऐसे वो शहीद हो जाते हैं 7 बच्चे इन द फायरिंग इंसिडेंट। और मेनी स्टूडेंट जो थे वो बेसिकली इंजर्ड हो जाते हैं। इसमें से देखो उमाकांत सिन्हा और रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी, जगपति कुमार जो थे वो बेसिकली शहीद हो गए थे इन द फायरिंग इंसिडेंट। आफ्टर द इंडिपेंडेंस 7 मैट्रिक मेमोरियल जो था वो स्टैब्लिश कर दिया गया सेक्रेटेरिएट के पास, और फाउंडेशन स्टोन जो था बेसिकली ले डाउन किया गया था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जयराम दास दौलतराम के द्वारा। तो आपको ये याद रखना होगा, पहले गवर्नर ऑफ बिहार जो थे वो कौन थे, जयराम दास दौलतराम थे। और वाइल द फॉर्मर अनवेलिंग जो था वो बेसिकली वो एज इन किनके द्वारा किया गया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 956 में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 मैट्रिक्स के बारे में आप यहाँ पे देख लोगे कौन से जगह से बिलोंग करते हैं, बहुत मुश्किल है सब पूछना, लेकिन ठीक है। फिर आफ्टर द 7 स्टूडेंट का जैसे वो शहीद हो जाते हैं, 8th स्टूडेंट रामकृष्ण सिंह जो थे ना वो एज इन क्या करते हैं, वो सक्सीड हो जाते हैं एज इन फ्लैग को होस्ट करने में ऑन द सेक्रेटेरिएट। तो आपको ये याद रखना है कि सेक्रेटेरिएट में क्या झंडा लहराया गया, तो हाँ झंडा सेक्रेटेरिएट में लहराया गया था। और अगर लहराया गया तो किनके द्वारा लहराया गया, तो रामकृष्ण सिंह के द्वारा ये झंडा लहराया गया। उसके बाद अगस्त 12 1942 को देयर वाज अ कंप्लीट स्ट्राइक इन पटना। तो 12 अगस्त को देखो यहाँ पे अभी हम लोग ने कहाँ तक आए थे, हम लोग पहले 8 अगस्त को आते हैं। 8 अगस्त को क्या हुआ, बेसिकली गांधी जी क्या करते हैं, एज इन स्लोगन देते हैं डू और डाई। 9 अगस्त को क्या होता है, मेन लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। 11 अगस्त को क्या होता है, स्टूडेंट जो बिहार के थे वो एज इन प्रोसेशन निकालते हैं सेक्रेटेरिएट में झंडा गाड़ने के लिए। 12 अगस्त को क्या होता है, कंप्लीट स्ट्राइक होता है पटना में, और प्रोटेस्ट जो था वो बेसिकली अगेंस्ट द सेक्रेटेरिएट फायरिंग इंसिडेंट। उसके बाद ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट आप देखोगे तो ऑल इंडिया सेंटर ऑफ आज़ाद दस्ता, क्या ऑल इंडिया सेंटर ऑफ आज़ाद दस्ता जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया नेपाल में, और साथ ही साथ फॉर्म किया गया विद एम ऑफ सैबोटेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, डिस्ट्रॉइंग द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। उसके बाद द फाउंडर ऑफ आज़ाद दस्ता जो था वो एज इन कौन थे, जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाउंडर ऑफ आज़ाद दस्ता है कौन। तो आपको ये याद रखना है, फाउंडर ऑफ आज़ाद दस्ता जो है ये बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट में ऑल इंडिया सेंटर ऑफ आज़ाद दस्ता जो है वो नेपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसके फाउंडर कौन थे आज़ाद दस्ता के, वो जयप्रकाश नारायण थे। तो एज इन उनको अरेस्ट कर लिया गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था। ठीक है, किनको, जयप्रकाश नारायण को। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे ना, रुको मैं बता रहा हूँ, इतना मैंने माना। हाँ यहाँ पे देखो 9 अगस्त को ना कांग्रेस जितने भी एज इन राजेंद्र प्रसाद जो थे ना यहाँ पे, तो इनको एज इन बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है। और हजारीबाग जेल में किनको रखा गया, देखो राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ रखा गया था, बांकीपुर जेल में। और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, एज इन हजारीबाग जेल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो राजेंद्र प्रसाद को एज इन बांकीपुर जेल में, और जयप्रकाश नारायण को एज इन यहाँ पे हजारीबाग जेल में, GH। ठीक है। उसके बाद आगे अगर देखोगे नवंबर 9 1942 को नाइट ऑफ दिवाली वो एज इन जेल से भाग जाते हैं विद 5 कंपेनियंस, रामनंदन मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालीग्राम सिंह, और फॉर्म करते हैं आज़ाद दस्ता। कौन, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आज़ाद दस्ता जो था उनका ट्रेनिंग कैंप जो था बेसिकली राजविलास फॉरेस्ट नेपाल में था, जहाँ पे आप देखोगे यूथ जो थे बिहार के उनको ऐसे गोरिल्ला वारफेयर और यूज़ ऑफ फायर आर्म का यूज़ किया करना सिखाया जाता था। और बेसिकली डायरेक्टर जो थे बेसिकली सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद दस्ता के बारे में अगर आप देख लो तो आज़ाद दस्ता जो था वो एज इंक्लूड किया गया था एज ए सोशलिस्ट लीडर, जैसे कि राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामनंदन मिश्रा,
अच्युत पटवर्धन अलॉन्ग विद जयप्रकाश नारायण। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे बेसिकली रेडियो पब्लिसिटी का तो ऑफ आज़ाद दस्ता वो राम मनोहर लोहिया को दिया गया था। मिड 1943 में देखोगे जितने भी मेजर लीडर थे उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया था। देयरफॉर द एफर्ट ऑफ आज़ाद दस्ता वो था वो स्लैगेड मतलब वो रुक गया था, स्टैगनेंट हो गया था। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट देखोगे स्टूडेंट्स ऑफ बिहार जो थे वो कैप्चर करते हैं ट्रेन को और एंड रैन अंडर द स्वराज ट्रेन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में जो बिहार में ट्रेन चल रहा था उसका नाम क्या था, स्वराज ट्रेन। वाइल बेसिकली ट्राइंग टू होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द पुलिस स्टेशन ऑफ सिवान, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो था उनको एज इन गोली मार दी गई थी पुलिस के द्वारा। बिहार शीलभद्रा याजी जो बेसिकली मेंबर थे फॉरवर्ड ब्लॉक के, ही वॉज प्रोसिक्यूटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वॉर वर्ल्ड वॉर ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विथ नेताजी, ड्यू टू हिज कॉन्टैक्ट विथ नेताजी। मेन सेंटर देखो क्विट इंडिया मूवमेंट का तो बिहार में था, जो बेसिकली गांधी मैदान में था। ठीक है, मेन सेंटर जो था क्विट इंडिया मूवमेंट का गांधी मैदान में था, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आफ्टर दैट इन 1948 ट्रिब्यूट टू हिम बेसिकली नाम एज इन गांधी मैदान रख दिया गया था इंस्टेड ऑफ पटना लॉन। पटना लॉन एज इसका नाम था, उसको गांधी मैदान नाम रख दिया गया था। फिर इन क्विट इंडिया मूवमेंट मोर देन 15,000 पीपल जो थे बेसिकली इम्प्रेजेंट कर गए थे एज इन बिहार में। 8,700 मतलब 8,783 वेयर पनिश्ड और 134 वेयर मैटर मतलब शहीद हो गए थे। 362 जो थे बेसिकली वो इंजर्ड हो गए थे। और एज इन 11 मेंबर जो थे बेसिकली 942 को एज इन ब्रिटिश पॉलिटिशियन आर्मी जो थे एज इन सेट टू हाउस ऑफ कॉमन्स। और डिस्टर्बेंस जो था बेसिकली इन बिहार पर्टिकुलरली फायर्स एंड दिस प्रोविंसेस इज एन इम्पॉर्टेंट एरा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है हाँ। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार देखेंगे। ठीक है, देखो क्रेडिट देखो अगर फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट का दिया जाए तो एज इन मेनली उनको सचिदानंद सिन्हा को दिया जाएगा। किनको? सचिदानंद सिन्हा। ये बेसिकली इनके अलावा महेश नारायण हो गए, श्री कृष्ण सहाय हो गए, नंद किशोर लाल हो गए, एज इन बेसिकली इनको भी दिया गया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया पब्लिशिंग बिहार टाइम्स और बिहार न्यूज़पेपर फ्रॉम पटना इन 1894। तो बिहार टाइम्स और बिहार पटना जो बेसिकली न्यूज़पेपर का टाइम पीरियड अगर आप देखोगे बेसिकली तो 1894 देखा गया है। जिसमें से महेश नारायण ये जो थे ना ये बेसिकली चीफ एडिटर थे। तो महेश नारायण जो थे वो एज एन चीफ एडिटर थे ये न्यूज़पेपर का, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इन द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट बिहार स्टेट्स में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो फॉर्म किया गया था 1908 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कब फॉर्म किया गया था? 1908 में। वहीं पे अली हसन इमाम जो थे वो एज इन पहले प्रेसिडेंट थे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। कौन? अली हसन। यहाँ पे देखो ओवर हियर देखो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो थे बेसिकली वो अली हसन इमाम थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे अली हसन इमाम का नाम नहीं देखा था, है ना। यहाँ पे सिर्फ महेश नारायण जो कि बेसिकली एडिटर थे। देखो फर्स्ट सेशन देखोगे बिहार एज इन प्रादेशिक सम्मेलन जो बेसिकली पटना में हुआ था 1908। तो एज इन आपको 1908 जो है वो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे एज इन मुजफ्फरपुर में वो बॉम्ब भी हो गया था एज इन प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस वाला है ना। तो बेसिकली आप देखोगे डिमांड जो बेसिकली क्रिएशन ऑफ सेपरेट एज इन बिहार जो था वो पास किया गया था यूनिनामसली, मतलब एज इन पास किया गया था एक रिजोल्यूशन। सेकंड सेशन जो था बेसिकली भागलपुर में हुआ था एज इन 1909 को। तो पहला सेशन जो था बिहार प्रदेश सम्मेलन का वो पटना में हुआ था, दूसरा जो था वो एज इन भागलपुर में था। कहाँ था? भागलपुर में। ठीक है। उसके बाद देखो इस डिमांड में डिमांड जो था बेसिकली फॉर सेपरेट स्टेट जो एज इन रीइटरेट किया गया था अगेन, फिर से इसको एज इन भागलपुर में फिर से डिमांड को रखा गया। तो उसके बाद 1911 में सचिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली प्रेजेंट करते हैं प्रपोजल फॉर द डिविजन्स ऑफ बंगाल और बिहार। क्या प्रेजेंट करते हैं? डिविजन्स ऑफ मतलब एज इन प्रपोजल जो है बेसिकली डिविजन्स ऑफ बिहार एंड बंगाल इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कब? 1911 में रखा गया इसको। उसके बाद यहाँ पे 1911 12 दिसंबर में देखो रॉयल कोर्ट जो है बेसिकली वो क्या हुआ, वो एज इन हेल्ड हुआ दिल्ली में। क्या हेल्ड हुआ? रॉयल कोर्ट जो कि दिल्ली में हुआ। ये बेसिकली अनाउंस किया गया कि एरिया जो है बेसिकली बिहार और उड़ीसा का वुड बी फॉर्म्ड अ न्यू प्रोविंसेस सेपरेट फ्रॉम बंगाल। मतलब यहाँ पे एज एन रिजोल्यूशन जो है वो 19 दिसंबर, कब? 19 दिसंबर 1911 को वो एज एन क्या हुआ, प्रपोजल लाया गया कि जो रॉयल कोर्ट जो है दिल्ली में वो अनाउंस करता है कि एरिया जो है बेसिकली बिहार और उड़ीसा का उसको हम लोग बंगाल से अलग कर देंगे। ठीक है, अब सिर्फ बिहार और उड़ीसा रह जाएगा। उसके बाद बिहार और उड़ीसा 1936 में अलग होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली 2000 में झारखंड अलग हो जाता है बिहार से। ठीक है। देखो अदर फैक्ट देखोगे अगर रिलेटेड से इससे तो 1937 को मोहम्मद
यहाँ पे देखो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो बिहार आते हैं। अगर कभी पूछा गया तो मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसे बहुत कम आता है जिन्ना के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इनकेस अगर पूछा गया तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है बिहार आते हैं 1937 को और प्रपोज करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं मुस्लिम लीग को। क्या करते हैं? मुस्लिम लीग को प्रोपोगेट करते हैं। फिर 1938 को अब्दुल कलाम अंसारी, ये आपका हो गया ना, यहाँ 12 दिसंबर 1911 को प्रपोजल आया था। उसके बाद यहाँ पे 1937 को मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं, 1938 को मोहम्मद कलाम अंसारी जो है वो बेसिकली फाउंड करते हैं मोमीन कांग्रेस। तो मोमीन कांग्रेस जो है वो किनके द्वारा फॉर्म किया गया है? तो अब्दुल कलाम अंसारी के द्वारा, सॉरी कलाम मैं बोल रहा हूँ, अब्दुल क्याम अंसारी के द्वारा, जो बेसिकली लॉयल थे टू कांग्रेस। ये बेसिकली 1938 को फॉर्म हुआ था। उन्होंने रिड्यूस करने की कोशिश की मुस्लिम लीग इन बिहार, तो इन्फ्लुएंस ऑफ एज इन मुस्लिम लीग की इन्फ्लुएंस जो है वो कम करने की कोशिश की बिहार में, और उन्होंने फॉर्म किया मोमिन कांग्रेस को। फिर 1938 को देखोगे एक आदिवासी महासभा जो है वो फॉर्म किया गया, जो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ थियोडोरे सूरिन के द्वारा फॉर्म किया गया, और मतलब लेटर जो है इसका इन्फ्लुएंशियल लीडर जो है वो राम जयपाल सिंह बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? राम जयपाल सिंह बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो वुमेन इन बिहार बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं इन यूथनेशियन इन फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। हाँ, देखो वुमेन इन बिहार जो है वो पार्टिसिपेट होते हैं इन यूथनेशियन इन फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। और प्रोमिनेंट वुमेन जो फ्रीडम फाइटर जो रही है वो श्रीमती प्रभावती देवी रही है, श्रीमती शाइला बाला राय रही है, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, और यहाँ पे विद्या वासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, और श्री राजवंशी देवी, और श्री भगवती देवी रही है। वहीं पे आशा सहाय देखोगे वो एज ए ज्वाइन करती है सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज इन 1943। कौन फॉर्म करती है, कौन एज एन ज्वाइन करती है? ये एज एन आशा सहाय जो है। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम जापान इन 1946 सी ट्रेन्ड वुमेन इन यूजिंग वेपन, मतलब वो फिर से वुमेन को भी ट्रेनिंग देती है कि एज एन वेपन को कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद वुमेन जिरियावाती देवी, कौन? मिस जिरियावाती देवी, एज एन वाइफ ऑफ नरसिंह गोप ऑफ गोविंदपुर विलेज, उनको एज एन शॉर्ट शॉर्ट 16 ब्रिटिश सोल्जर्स, मतलब एज एन 16 ब्रिटिश सोल्जर्स को उन्होंने मार गिराया था। फिर ब्रिटिश लिटरेचर जो है वो देखो, जो जो एज एन अपना ध्यान, मतलब मैं एज एन पार कर जा रहा हूँ तो आप भी एज ए कर सकते हो उसको, एज एन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है? उसमें काफ़ी ध्यान दे रहा हूँ मैं। देखो ब्रिटिश लिटरेचर जो है वो एज एन कंट्रीब्यूट करते हैं कि किस तरह नेशनल मूवमेंट को स्प्रेड किया जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो एक किताब लिखते हैं महात्मा गांधी इन चंपारण। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी इन चंपारण किनके द्वारा लिखा गया है, तो एज एन आपको ये याद रखना चाहिए राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। और साथ ही साथ एंड खादी का अर्थशास्त्र, क्या? खादी का अर्थशास्त्र। तो महात्मा गांधी का चंपारण और खादी का अर्थशास्त्र। उस पर जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जो है वो बेसिकली भारत की वर्तमान दशा क्या लिखते हैं? भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन भी लिखते हैं। राजा साहब जो है वो बेसिकली गांधी टोपी लिखते हैं। और इन 1906 देखोगे श्री कृष्णा सिंह, कौन? श्री कृष्णा सिंह जो है, और श्री तेजेश्वर प्रसाद जो है वो एज इन क्या करती है? वो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस फॉर्म करती है। राजेंद्र प्रसाद जो है बेसिकली अलॉन्ग विद स्टूडेंट फाउंड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या फॉर्म करते हैं? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन कलकत्ता। और 1916 में देखोगे बेसिकली एजुकेशन मेंबर श्री शंकरन नायर जो हैं वो एज प्रेजेंट करते हैं पटना यूनिवर्सिटी बिल इन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पटना यूनिवर्सिटी बेसिकली प्रेजेंट करते हैं। इतना हो गया आपका बेसिकली मॉडर्न में जितना आपको पढ़ना था, ठीक है? अब देखो इसमें से देखो ये याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद अलॉन्ग विद स्टूडेंट फाउंड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कलकत्ता में। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, ठीक है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो किन्हीं के द्वारा एज एन फॉर्म किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा फॉर्म किया गया है। और 1906 में श्री कृष्ण सिंह जो है और श्री तेजेश्वर प्रसाद जो है वो एज एन बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है? इतना याद हो जाएगा आपको। राजा साहब को एज एन गांधी टोपी बोलते हैं, मतलब लिखे हैं उन्होंने। तो 1906 को श्री कृष्ण सिंह, तेजेश्वर प्रसाद क्या करते हैं? बिहार स्टूडेंट। और राजेंद्र प्रसाद जो है वो एज एन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कलकत्ता में बेसिकली खोजते हैं, फाउंड करते हैं। अब देखो हिस्टोरिकल इवेंट देखोगे बेसिकली ग्लैंस में, तो 1000 से लेके 600 BC तक ये अराइवल्स ऑफ आर्यंस होता है। ये देखो हम लोग ना एज एन एंशियंट हो गया,
मिडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसका अब सम अप कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया है कि ईच एंड एवरी लाइन आपको समझा दिया जाए। अब इन केस अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ इस लेक्चर वीडियो को एक बार और देखो, दोबारा देखो, यू विल डेफिनिटली गेट टू नो, क्योंकि मतलब मैंने अपने आप को समझाया सो दैट यू विल गेट टू नो, ठीक है। मैं तो ऐसे रीड आउट कर देता, मुझे तो समझ में आ ही रहा था। मैं सोच रहा हूँ सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। काफ़ी एज़ इन इसमें ज़ोर लगता है, ठीक है। देखो 1000 बीसी से लेके बेसिकली 600 बीसी तक आपको अराइवल्स ऑफ आर्यन दिखाई देगा इन बिहार में। फिर 563 में क्या होगा, ये बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, क्या 563 में बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, और बर्थ ऑफ महावीरा जो है 543 में। ये बर्थ ऑफ महावीरा जो है बेसिकली 590 बीसी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनसीईआरटी, ठीक है। तो आपको ऐसे 540 याद रखना है। 483 में बेसिकली यहाँ पे महापरिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्धा होता है, और 468 में 80 साल ये जी जाते हैं, है ना। तो 563 से 483, 540 से लेके 468 डेथ ऑफ महावीरा स्वामी, मतलब महावीर, है ना। उसके बाद 527 बीसी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिर 544 बीसी में देखोगे ये मगध का राइज होता है, राइज ऑफ मगध बाय बिंबिसार, और स्टैब्लिशमेंट ऑफ हरियंका डायनेस्टी होता है। 544 में क्या होता है, बिंबिसार आते हैं और स्टैब्लिशमेंट ऑफ हरियंका डायनेस्टी होता है। उसके बाद यहाँ पे 545 मतलब 445 बीसी में यहाँ पे उडायन जो है बेसिकली क्या करते हैं, मेक्स पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ फर्स्ट टाइम, मतलब उडायन जो है वो पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। ये याद रखना, आपको उडायन ही बनाते हैं। उसके बाद 344 में बेसिकली स्टैब्लिशमेंट ऑफ नालंदा डायनेस्टी, सॉरी 344 में देखो स्टैब्लिशमेंट ऑफ नंदा डायनेस्टी होता है। 344 में क्या होता है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ नंदा डायनेस्टी। और 321 बीसी में स्टैब्लिशमेंट ऑफ मयूर, सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ, मौर्य डायनेस्टी बाई चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। 321 में आपको पता होगा। 326 में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर का बेसिकली अटैक इन्वेशन हुआ था। फिर 261 में बेसिकली कलिंगा वॉर हुआ था। 261 में क्या हुआ था, कलिंगा वॉर हुआ था, ठीक है। उसके बाद 185 बीसी, यहाँ पे देखो 185 बीसी में बेसिकली मर्डर ऑफ बृहद रथ द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शुंगा डायनेस्टी होता है पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा। उसके बाद 78 एडी देखोगे बेसिकली बिगिनिंग ऑफ शाक्य एरा होता है ऑन द ओकेशन ऑफ कनिष्का बिकमिंग द किंग। और 320 एडी में देखोगे तो बिगिनिंग ऑफ गुप्ता एरा होता है। वहीं 635 एडी में ह्यूएन जो है बेसिकली बिहार आते हैं। 673 एडी में बेसिकली इत्सिंग बिहार विजिट करते हैं। और 750 में बेसिकली स्टैब्लिशमेंट ऑफ पाला डायनेस्टी बाई गोपाला होता है, ठीक है। पाला डायनेस्टी बाई गोपाला होता है। 1198 में बेसिकली यहाँ पे देखो 1192 का आपको पृथ्वीराज चौहान का लड़ाई भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बख्तियार खिलजी जो है वो कॉन्कर करते हैं बिहार को 1092 को, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का लड़ाई। उसके बाद एज इन 1225 एडी को इल्तुतमिश जो है एज इन कैंपिंग करते हैं एज इन बिहार और बंगाल में। फिर 1324 से लेकर 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक जो है बिहार कैंपिंग करते हैं। फिर 1359 से लेकर 60 तक बेसिकली फिरोज शाह जो बेसिकली बिहार कैंपिंग करते हैं। फिर 1540 एडी से लेके मतलब 1504 एडी से 1504 एडी में बिहार कैंपिंग ऑफ सिकंदर लोदी। 1529 एडी में विक्ट्री ऑफ नुहानीस बाई बाबर। 1532 एडी में विक्ट्री ऑफ हुमायूं ओवर नुहानीस। और 1534 में देखोगे बैटल ऑफ सूरजगढ़ होता है और विक्ट्री ऑफ शेर शाह। उसके बाद यहाँ पे देखो 1539 में ये विक्ट्री ऑफ शेर शाह इन बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली स्टैब्लिशमेंट ऑफ सूर डायनेस्टी होता है। और 1540 में विक्ट्री ऑफ शेर शाह इन कन्नौज जो स्टैब्लिशमेंट होता है सूर किंगडम का, सूर डायनेस्टी का। उसके बाद 1540 एडी में देखोगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पटना बाई शेर शाह। 1541 में शेर शाह के द्वारा रिकंस्ट्रक्शन होता है पटना का। और 1545 में देखोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ शेर शाह टूम इन सासाराम। 1545 इन डेथ ऑफ शेर शाह ड्यूरिंग द कलिंग कलिंजर कैंपिंग। और 1576 में ये कनकर ऑफ बिहार बाई अकबर। और 1616 एडी में कंस्ट्रक्शन ऑफ दौलत शाह टूम्स इन मनेर, कहाँ पे, दौलत शाह टूम इन मनेर। वहीं पे मेन इवेंट में फिर से हम देखते हैं 1621 में ये प्रिंस परवेज जो है एज इन गवर्नर ऑफ बिहार बनते हैं। एज इन मैंने आपको बताया था औरंगजेब के एज इन कौन, ग्रैंडसन प्रिंस परवेज। फिर 1632 में आप देखोगे पीटर मुंडी जो है एज इन विजिट करते हैं बिहार और स्टैब्लिश करते हैं बेसिकली डच ट्रेडिंग सेंटर। मैंने आपको बताया था पीटर मुंडी आपको याद रखना है। तो पीटर मुंडी जो है बेसिकली विजिट करते हैं बिहार को, स्टैब्लिश करते हैं डच ट्रेडिंग सेंटर्स को। 1651 एडी आप देखोगे बेसिकली एक्चुअल स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश होता है, एक्चुअल स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर्स। और 1666 एडी में ये बेसिकली आप देखोगे बर्थ ऑफ श्री गोविंद गुरु गोविंद सिंह, 10th गुरु, है ना, 10th गुरु। और गुरु तेज बहादुर एज इन मैंने आपको बताया था वो एज 9th गुरु थे। ये बेसिकली आप देखोगे 1670 में एज इन जॉन मार्शल विजिट करते हैं बिहार को। 1699 एडी में स्टैब्लिशमेंट ऑफ खालसा
पंथ होता है बाय श्री गुरु गोविंद सिंह। 1713 एडी में कोरोनेशन ऑफ फारुखसियार होता है बिहार में। 1717 एडी में एज एन इंग्लिश कंपनी जो है एज एन इनको ट्रेड मोनोपोली एज एन किनके द्वारा 1717 फारुखसियार है ना, फारुखसियार जिन्होंने अपना कोरोनेशन और शाह आलम टू जिन्होंने अपना कोरोनेशन पटना में करवाया था। फिर 1740 जो है बेसिकली अली वर्दी खान जो है एज इन आते हैं द नवाब ऑफ बिहार। और 1756 में देखोगे डेथ ऑफ अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला जो है एज इन नवाब ऑफ बंगाल बनते। कौन बनते हैं? एज इन अली वर्दी खान। कौन थे अली वर्दी खान? अली वर्दी खान जो थे एज इन सूबेदार थे, ठीक है, सूबेदार थे। और उन्होंने कौन से नवाब को मारा था यह बताओ मेरे को। उसके बाद अली वर्दी खान जैसे ही मरते हैं, सिराजुद्दौला जो एज इन नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1757 को एज इन बैटल ऑफ प्लेसी होता है। 1764 को बैटल ऑफ बक्सर होता है। 1765 को एज एन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। 1770 को एज एन सीवियर फेमाइन होता है बिहार में। 1784 को कंस्ट्रक्शन ऑफ गोलघर है ना, गोलघर जो अभी भी होता है। गोलघर बेसिकली किसके लिए बनाया गया था? ग्रेनरी को रखने के लिए बनाया गया था, ठीक है। पहले तो ऐसा कुछ एज इन क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड स्टोरेज रहता नहीं था, तो गोलघर में एज इन ग्रेनरी ही रखी जाती थी। उसके बाद यहाँ पे 1821 एडी में देखोगे वहाबी मूवमेंट होता है, स्टार्ट होता है बिहार में। फिर 1855 से 56 बेसिकली संथाल रिबिलियन है। 1856 को आप देखोगे लोटा रिबिलियन जो मुजफ्फरपुर में होता है। उसके बाद यहाँ पे लोटा रिबिलियन हो गया ना हमारा। उसके बाद यहाँ पे 1857 को बेसिकली स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट 1857 फ्रॉम देवघर टू बिहार। 1865 वाला देखोगे सप्रेशन ऑफ वहाबी मूवमेंट बाय पटना कैंपिंग। 1874 में देखोगे फेमाइन था बिहार में। 1884 में देखोगे बर्थ ऑफ राजेंद्र प्रसाद बेसिकली जीरादई सिवान में। फिर 1899 1900 में बिरसा मुंडा एज एन क्या करते हैं, एज एन बिरसा मुंडा का डेथ हो जाता है 1900 में, है ना। और यहाँ पे एज एन फॉर्मेशन ऑफ झारखंड में इनका एज एन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको याद रखना पड़ेगा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। फिर 1906 में आप देखोगे स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। फिर 1908 में देखोगे बेसिकली मुजफ्फरपुर जो बॉम्ब इंसिडेंट है वो एज एन फॉर्मेशन ऑफ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। फिर 1911 में अनाउंसमेंट ऑफ फॉर्मिंग सेपरेट बिहार प्रोविंसेस। 1912 में फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट बिहार प्रोविंसेस। 1913 में फॉर्मेशन ऑफ अनुशीलन समिति बाय सचिन सान्याल इन पटना। 1914 में ताना भगत मूवमेंट। 1916 में बेसिकली स्टैब्लिशमेंट ऑफ पटना हाई कोर्ट दैट इज होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार। उसको 1917 में देखोगे स्टैब्लिशमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। 1917 में जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी हुआ था। 1919 एडी में एज इन खिलाफत मूवमेंट जो बिहार में एज इन हुआ था। और फार्मर मूवमेंट जो था बेसिकली अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी विद्यानंद। 1920 एडी में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था बिहार में। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सदकत आश्रम जो था वो पटना में हुआ था भाई मजहरुल हक। और 1921 एडी में बेसिकली स्टैब्लिशमेंट ऑफ विद्यापीठ भाई महात्मा गांधी। 1923 एडी में फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी इन बिहार। और 1929 में आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल किसान सभा। 1930 एडी में आप देखोगे बेसिकली सॉल्ट सत्याग्रह था बिहार में। 1931 एडी में बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये आपको याद रखना है क्योंकि देखो आपको बेसिकली किसान सभा, प्रोविंशियल किसान सभा, ये सब आपको फॉर्मल किसान सभा, सॉरी फिर से देख लेते हैं। किसान सभा 1922, फॉर्मल किसान सभा 1928, प्रोविंशियल किसान सभा है ना वो 1929, फिर उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा 1936 है ना। ये आपको याद रहना चाहिए, सहजानंद सरस्वती, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1931 एज इन बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1934 एज इन फॉर्मेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी जो है 34 और एज इन बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है एज इन 1931 और फॉर्मल स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934। ये दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पीवाईक्यू में। उसके बाद 1937 में बेसिकली बिहार प्रोविंशियल इलेक्शंस। 1939 में एजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस कमेटी। और 1940 में बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ बिहार ब्रांच ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। 1921 1942 एडी में, सॉरी 1940 में फॉर्मेशन ऑफ बिहार ब्रांच ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। 1942 में बेसिकली बिहार पार्टिसिपेशन इन क्विट इंडिया मूवमेंट। 7 स्टूडेंट जो थे बेसिकली उनको एज इन पटना सेक्रेटेरिएट के पास एज इन शहीद मार दिया गया था गोली से, क्योंकि वो एज इन झंडा फहराना चाह रहे थे 11 अगस्त 1942 को। 1942 एडी में देखोगे बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ आजाद दस्ता हुआ था। 1946 में फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ कृष्णा सिंह। और 1947 में देखोगे बेसिकली इंडिया जो है बेसिकली इंडिपेंडेंट हो जाता है फ्रॉम द कॉलोनियल रूल ऑफ 15 अगस्त 1947। ये था हमारा बेसिकली हिस्ट्री का। अब देखो यहाँ पे इंडिया माई ड्रीम, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो लाएंगे वो हमारा एज इन ज्योग्राफी ऑफ बिहार रहेगा। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री अलॉन्ग विद एंशिएंट और मिडिवल खत्म कर लिया है, ठीक है। अब हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।